बच्चों, मैं प्रिया राठौर आपके लिए फिर से एक बार आपकी डिमांड के साथ एक इंपॉर्टेंट चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 9 बायोमॉलिक्यूल का वन शॉट लेकर आ गई हूँ। चैप्टर नंबर 9 कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता है। एक वीडियो डाला हुआ है मैंने जिसमें मैंने कहा है कि ऐसे चैप्टर्स जो 12 से कनेक्टेड है उसमें भी ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो बिल्कुल इसको देखेंगे। बहुत मजेदार चैप्टर है और काफी चीजें आपकी केमिस्ट्री से भी रिलेटेड है, तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी दोनों ही सब्जेक्ट के अंदर। तो बात कर लेते हैं बायोमॉलिक्यूल होते क्या है। तो हमने कहा कि हमारी जो एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंगली हम कहते हैं कि बायोमॉलिक्यूल यानी जैव अणु किसी सजीव में पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, बायोमॉलिक्यूल यानी कि जैव अणु कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा आपको याद रखनी है। जीव ऊतक में जितने भी टिश्यू है हमारे पास एनिमल सेल्स के अंदर या प्लांट सेल के अंदर, क्योंकि जीव बोला हुआ है, उसके अंदर जो भी कार्बनिक पदार्थ है। अब कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, बहुत बार बता चुकी हूं, ऐसे पदार्थ जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और जनरली ऑक्सीजन होता है। कार्बन हाइड्रोजन तो होता ही है, ऑक्सीजन भी है, तो हम उसे क्या कहते हैं, कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। उनसे मिलके बने होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, जैव अणु कहते हैं। एक और टर्म यहाँ पे आती है कोशिकीय पूल। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसको बिल्कुल ध्यान में देंगे कि कोशिकीय पूल क्या है। कोशिकीय पूल क्या है, जिसको हम सेल्यूलर पूल भी कहते हैं। देखो, ये तो बात हो गई कार्बनिक पदार्थों की, लेकिन कार्बनिक पदार्थों के अलावा भी सेल में बहुत कुछ है। तो कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कार्बनिक तो हो ही गए जिनको हम जैव मॉलिक्यूल कह रहे हैं, प्लस अकार्बनिक पदार्थों का जो भंडार है, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ मिलाकर क्या कहलाएंगे, कोशिकीय पूल कहलाएंगे। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो बिल्कुल इन दोनों परिभाषाओं को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जैव अणु कौन कौन से हैं, तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हमें प्रोटीन पढ़ना है इसके अंदर, ये कार्बनिक पदार्थ है। हमें कार्बोहाइड्रेट पढ़ने हैं इसके अंदर, और इसके अंदर हमें फैट पढ़नी है यानी कि वसा पढ़नी है। ठीक है, मेनली हम इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आपको एक टेबल दे रखी है, ज्यादा इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन एक बार के लिए थोड़ा सा देख लें कि हमारे पास जो है कौन कौन से पदार्थ है। तो जल एक कोशिका के अंदर 70 से 90%, ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कितने परसेंट जल होता है, तो 70 से 90% हमारे पास जल है। प्रोटीन 10 से 15% है, कार्बोहाइड्रेट 3 है, लिपिड बहुत कम है 2, और न्यूक्लियर 5 से 7% है, और अगर आयन की बात करें तो 1% है। ऑब्जेक्टिव बन सकता है इस पे, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे इसको। अब है हम रासायनिक संगठनों का ये कैसे विश्लेषण करें। आपको कैसे पता ये कार्बनिक पदार्थ इतना है, जो अभी हमने टेबल देखी, ये हमें कहां से ज्ञात हुआ। तो इसके लिए हमें एक प्रयोग दिया हुआ है हमारे एनसीईआरटी के अंदर, उसे हमें देखना है कि हम ये रासायनिक संगठन है जो हमारे पास कार्बनिक पदार्थ है या अकार्बनिक पदार्थ है, उनका विश्लेषण कैसे करें। तो हमें क्या कहा गया है, उदाहरण के लिए हम अगर पत्ती की बात करें, पत्ती है या कोई भी पौधे का भाग है, प्लांट का कोई भाग है, तो प्लांट के पार्ट्स को हम क्या करेंगे, पहले जो हमारी वो होती है ना मूसली, ओ फॉर ओखली जो हम पढ़ते हैं, ओखली और मसल, ठीक है, तो हम उसके अंदर उसको अच्छे से पीस लेंगे। ठीक है, क्या करना है आपको, हर्डल के अंदर इसको अच्छे से पीस लेना है। अब जो भी ये सेगमेंट बचा हुआ है, ये जो जहाँ पे जो भी ये पदार्थ हमारे पास आया है, ये पीसने से जो भी हमारे पास मटेरियल बचा है, मैश बचा है, इस पे हम क्या करेंगे, टेट्रा क्लोरो एसिटिक अम्ल के अंदर इसको भिगो देंगे, CCl3COO, टेट्रा क्लोरो एसिटिक अम्ल के अंदर हम इसको क्या करेंगे, मिला देंगे, मिक्स कर देंगे, और एक चीज तैयार कर लेंगे। तो हमारे पास ये सॉल्यूशन तैयार हो गया। इस सॉल्यूशन को हम छानेंगे। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, छानेंगे। यहाँ पे एक छन्नी रख दो और ये वाला सॉल्यूशन अंदर डाल दो। क्या होगा छानने से कुछ चीज, जैसे कि हम चाय पत्ती छानते हैं तो चाय पत्ती के बड़े बड़े पार्टिकल ऊपर रह जाते हैं, तो कुछ पार्टिकल तो ऊपर रह जाएंगे, कुछ कण नीचे आ जाएंगे। जो नीचे आ जाते हैं उनको हम कहते हैं निस्यंद, फिल्ट्रेट, और कुछ जो ऊपर रह जाते हैं उसको हम कहते हैं धारित, रेटेंट या रिटेंट। ठीक है, रिटेंट कहते हैं। अब
क्या होता है चाय छानते हो तब, चाय में नीचे आने वाला या जो नीचे आने वाली चीज होती है वो नीचे क्यों आ जाती है, क्योंकि छन्नी का जो साइज है उससे छोटे जो पार्टिकल होंगे वो तो नीचे आ जाएंगे, और जो बड़े पार्टिकल है, जो बड़े कण है, जैसे चाय पत्ती के बड़े बड़े दाने, वो ऊपर रह जाते हैं। यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे हम दो प्रकार के जैव अणुओं को डिस्कस करते हैं। अभी हम कार्बनिक पदार्थों की बात कर रहे हैं। कार्बनिक पदार्थ हमारे पास दो प्रकार के हो जाएंगे। कैसे? जो हमें धारित में प्राप्त होंगे, जो हमें धारित में पदार्थ प्राप्त होंगे उन पदार्थों को हम कहेंगे वृहत अणु या वृहत जैव अणु, ठीक है। और जो हमें निस्यंद में प्राप्त होंगे, निस्यंद में प्राप्त होंगे, उन्हें हम कहेंगे सूक्ष्म अणु। तो जैव अणु के दो प्रकार हो गए हैं हमारे पास, जैव अणु के दो प्रकार हो गए हैं। एक हमारे पास हो गया है वृहत और दूसरा हो गया है सूक्ष्म। इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। इसको कहेंगे मैक्रो और इसको कहेंगे माइक्रो। इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे हम थोड़ा सा लेटर। अब क्या हुआ, ये तो कार्बनिक पदार्थों की बात हुई, लेकिन अगर कोशिकीय पूल में हम कह रहे हैं कार्बनिक पदार्थ भी है और अकार्बनिक पदार्थ भी है, तो अकार्बनिक पदार्थ को कैसे देखेंगे? अकार्बनिक पदार्थों को देखने के लिए हमें दूसरी विधि अपनानी पड़ेगी। इसमें हम क्या करेंगे, कोई भी वही प्लांट का कोई भी भाग ले लो आप, उसको क्या करना है, हमें उसको पिसा के और उसको जला देना है। क्या कर देना है उसको? पहले तो हम उसको क्या करेंगे, अच्छे से गर्म कर लेंगे। गर्म करने से क्या होगा, गर्म करने और जलाने से उसमें जो हमें चीज प्राप्त होगी, मान लो ये कोई भी पादप का भाग था, इसको जला के हमने क्या कर दिया, राख प्राप्त कर ली। अब इस राख को हम कहते हैं भस्म। क्या कहते हैं इसको? पादप भस्म। अगर पादप की है तो पादप भस्म बोल दो, भस्म का मतलब होता है राख। तो राख प्राप्त कर ली। इस राख में हुआ क्या, एक्चुअली में जब हम पौधे को या उसके भाग को जला रहे थे तो जितने भी कार्बनिक पदार्थ थे, क्या थे, जो कार्बनिक पदार्थ थे, जब हमने इसका दहन किया या जलाया इसको या इवेपोरेट किया, तो जो भी कार्बनिक पदार्थ थे, कार्बनिक पदार्थ जैसे कि अगर हम बात करें कि कार्बनिक पदार्थ मतलब उसमें कार्बन मिली हुई है, तो वो कार्बनिक पदार्थ या तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकल गए, पानी जो था वो इवेपोरेट हो गया। हालांकि पानी एक अकार्बनिक पदार्थ है, ठीक है, कार्बनिक मत समझना इसको, ये अकार्बनिक है। तो अकार्बनिक पदार्थ, ये पानी उड़ गया, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, और भी जितनी चीजें थी, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड बना के निकल गए, कार्बन के जो मॉलिक्यूल थे, कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड बना के बाहर निकल गए। बचा क्या भस्म के अंदर? बचा है सिर्फ अकार्बनिक पदार्थ। अब ये अकार्बनिक पदार्थ कौन कौन से हैं, तो हमें थोड़ा सा एक दो एग्जांपल याद करने हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, ये सारी चीजें इसके अंदर बच गई। तो इस तरह से हम अकार्बनिक पदार्थों का भी क्या कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं। कार्बनिक पदार्थों को निकालने का अलग मेथड है, अकार्बनिक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भस्म बनाना पड़ेगा, ठीक है, राख बनानी पड़ेगी। आ जाओ, ये दो चीजें हो गई। इसी से हमने जो है कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का विश्लेषण किया है। यहाँ पे देखो जीव और निर्जीव पदार्थों में मिलने वाले तत्व, तो यहाँ पे कुछ दे रखा है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन बस थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि कैसे हमने इनको निकाला है, ठीक है। और यहाँ पे अकार्बनिक पदार्थ दे रखे हैं, जैसे देखो सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पानी है, ठीक है, ये सारे फॉस्फेट, ये अकार्बनिक पदार्थ है जो हम उस विधि से निकालते हैं। अब बात कर लेते हैं लघु या सूक्ष्म। दो प्रकार के जैव मॉलिक्यूल है हमारे पास। बायो अणु कौन कौन से हैं, जैव अणु दो प्रकार के, वृहत और सूक्ष्म। पहले बात करेंगे सूक्ष्म, नाम ही बता रहा है इसका, जो कम मात्रा में पाए जाते हैं बॉडी के अंदर या एनिमल बॉडी के या सजीव के अंदर। तो इनकी क्या क्या खासियत है, इनके गुण को आप शॉर्ट में लिख सकते हो एक एक लाइन में। पहला देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं, थोड़ा सा आने लायक क्वेश्चन है। क्या क्या प्रॉपर्टी है? सबसे पहला तो भाई ये छोटे हैं। अब देखो शॉर्ट नोट कैसे बनाते हैं, अगर आपको ये सब नहीं लिखना है तो आप क्या करोगे, गुण इधर लिख दोगे छोटे, लेकिन उसके आगे आपको जब लिखोगे आप एग्जाम में, तब आपको ध्यान रखना है कि इस छोटे के आगे ये लाइन जोड़नी भी है आपको, ये लाइन आपको फिर याद होनी चाहिए। शॉर्ट नोट तो उसी को कहते हैं फिर, ठीक है। दूसरा, छोटे होते हैं, इनका अणुभार कैसा होता है, अणुभार कम, ये हो गया शॉर्ट नोट, इस पूरी लाइन का 2 वर्ड। अब ये अणुभार कितना होता है ये आपको ध्यान रखना है, ये हम कह रहे हैं कि 800 डाल्टन के आसपास होता है। कितना होता है, 800 डाल्टन के आसपास होता है, ठीक है, और 800 से 1000 मान लो, ठीक है, 800 से 1000 डाल्टन के नीचे नीचे होता है, कम होता है।
तीसरा, ये रासायनिक रूप से सरल होते हैं, इनकी संरचना कैसी है, सरल है। इनमें विलयशीलता बहुत अधिक होती है। देखो ऑब्वियसली आपको कहाँ मिल रहे हैं, ये आपको कहाँ मिल रहे हैं, जब आपने छाना तो आपको नीचे मिल रहे हैं ना, ये यहाँ पे मिले, जो यहाँ पे मिले उन्हीं को हम क्या कह रहे हैं, सूक्ष्म। ये लाइन भी आप ऐड कर सकते हो कि विश्लेषण की प्रक्रिया में फिल्ट्रेट में या निस्यंद में मिलने वाले जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। अब ये नीचे क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि हमने इसको किसमें घोला था, हमने इनको टेट्राक्लोरो में घोला था ना, ट्राइक्लोरो के अंदर। तो भाई ट्राइक्लोरो एसीटेट के अंदर हमने इनको घोला था, तो ये घुल गए, इसका मतलब ये क्या हो गए, विलयशील हो गए। ठीक है, ये विलयशील हो गए और अधिकांश द्रवों में विलय होते हैं। कौन कौन से हैं ये, इन्हीं के बारे में हमें बात करनी है। सूक्ष्म में हम बात करेंगे मोनोसैकेराइड्स की, ऐसे जिनसे हमारे बड़े वाले मॉलिक्यूल बने हैं। जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन किससे बना है, अमीनो अम्ल से बना है। न्यूक्लिक अम्ल किससे बना है, न्यूक्लियोटाइड से। कार्बोहाइड्रेट किससे बनी है, मोनोसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड से बनी हुई है। तो यहाँ पे इनकी छोटी छोटी यूनिट्स आ जाएगी, जिससे मिलने के बाद बड़े अणु बनेंगे। सूक्ष्म अणुओं के मिलने से ही वृहत अणुओं का निर्माण होता है। तो यहाँ पे सूक्ष्म इकाइयां कौन कौन सी है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, वसीय अम्ल, अमीनो अम्ल, न्यूक्लियोटाइड, जल और खनिज, इन्हीं से बाद में वृहत अणु बनेंगे। ठीक है, वसीय अम्ल का आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वसीय अम्ल यानी कि लिपिड, लिपिड मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि लिपिड एक माइक्रोमोलिक्यूल है, यानी कि माइक्रोमोलिक्यूल है, सूक्ष्म है। ये मिलता कहाँ है, ये आपको निस्यंदन में नहीं मिलेगा, ये आपको धारित में मिलता है, यानी कि ऊपर जो नहीं छनता है उसमें मिलता है। इसका रीजन मैंने आपको क्लास में डिटेल में बताया था कि ये सब एक, इनके जो छोटे छोटे अणु हैं वो क्या करते हैं, मिल के रहते हैं, तो ये नीचे छन नहीं पाते। लेकिन ये एक सूक्ष्म अणु है, ये आपको ध्यान रखना है। वसा, वसा एक सूक्ष्म मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसको वृहत में नहीं गिनना है। वृहत और दीर्घ वाले, ठीक है, अब दूसरे कौन से हो गए, दीर्घ, इन्हीं से जुड़ने से बनते हैं वृहत। तो इनका क्या हो जाएगा, देखो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले रासायनिक अणु रासायनिक संरचना से बड़े होते हैं, ये बड़े हैं। ठीक है, इनमें कैसे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म अणुओं और एककों के मिलने से ही वृहत अणुओं का निर्माण होगा, बहुलीकरण से होगा। ये जो यूनिट्स है ना, जैसे मोनोसैकेराइड, वसीय अम्ल, अमीनो अम्ल, तो अमीनो अम्ल क्या है, सूक्ष्म अणु है। अमीनो अम्ल के बार बार जुड़ने से, अमीनो अम्ल को मैं शॉर्ट में ए लिखती हूं, अगर आपने मेरी क्लास देखी है तो भाई ए के बार बार जुड़ने से एक लंबी श्रृंखला बनती है और उसी को हम प्रोटीन कहते हैं। और प्रोटीन क्या है, एक वृहत अणु है। तो देखो ये सूक्ष्म अणु था अमीनो अम्ल, ठीक है, उसके बार बार जुड़ने और बार बार जुड़ने की इस प्रक्रिया को हम कहते हैं बहुलीकरण, यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो पॉलीमराइजेशन होने से प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन एक वृहत अणु है, प्रोटीन एक वृहत अणु है, लेकिन इसका निर्माण कैसे हुआ है, अमीनो अम्ल के जुड़ने से, मतलब सूक्ष्म अणुओं के जुड़ने से ही वृहत अणुओं का निर्माण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, आ जाओ अब नेक्स्ट, इनका क्या होगा, देखो ये बड़े हैं, उन्हीं के उल्टा जस्ट आपको लिखना है। अणुभार इनका ज्यादा है, हम ये कहते हैं कि ये 10,000 डाल्टन के आसपास होते हैं, या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। बड़े मॉलिक्यूल है ये, या 1000 से ऊपर बोल दो। अगर वहां पे आप 1000 ले रहे हो, 800 से 1000 लिया आपने वहां पे, तो 1000 से ऊपर वाले सारे कैसे होंगे, वृहत होंगे। या 1000 से 10,000 के बीच में बोल दो, डाल्टन यूनिट है भाई नापने की इनको, तो डाल्टन के आसपास के होते हैं। ये सूक्ष्म अणुओं के बहुलक हैं, ये बात हमने कर ली, उन्हीं के मिलने से बनते हैं। इनमें विलयशीलता कम होती है, इसलिए ये ऊपर मिलते हैं हमें, धारित के अंदर मिलेंगे, रेटेंट के अंदर, नीचे छन के नहीं आते ये। इनकी आणविक रचना सरल, शाखित या अशाखित हो सकती है। बड़े हैं क्योंकि ये कौन कौन से हैं, देखो पॉलीसैकेराइड, जो मोनोसैकेराइड ऊपर आया था, उसके मिलने से पॉलीसैकेराइड बनेंगे। अमीनो अम्ल के मिलने से प्रोटीन बनेंगे। लिपिड के मिलने से वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के मिलने से लिपिड बनेगा और न्यूक्लिक अम्ल बनेंगे। ठीक है, लिपिड को यहां से काटो भाई। ठीक है, लिपिड क्या है, लिपिड एक मैक्रो है भाई, सूक्ष्म अणु है, यहाँ पे जैविक अणु में नहीं आएगा। ठीक है, ये आपको बात ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट। अब हम शुरू करने वाले हैं जैव अणु में सबसे पहला
पॉइंट, वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक कार्बनिक पदार्थ है और वृहत अणु है। अब ये वृहत अणु है तो वृहत अणु आपको पता है किससे मिलके बने होते हैं? वृहत अणु सूक्ष्म अणुओं से मिलके बने होते हैं। और इसका सूक्ष्म अणु कौन सा है? इसकी इकाई कौन सी है? मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड के बार बार जुड़ने से कार्बोहाइड्रेट बनती है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने होते हैं और इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? 2:1 होता है। ठीक है, जनरल फॉर्मूला इनका CnH2nOn होता है। ठीक है, कार्बन से डबल हाइड्रोजन होंगे और कार्बन के समान ही ऑक्सीजन रहेगा। डीऑक्सीराइबोज ये कहां मिलेगा आपको? ये डीएनए के अंदर मिलेगा। ये ऐसी शर्कराएं हैं जिसमें 2:1 का अनुपात नहीं होता, ये एक्सेप्शन है। कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब कार्बोहाइड्रेट हमारे पास दो प्रकार की है, एक तो है एल्डिहाइड वाली जिसमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होगा और दूसरा है कीटोन वाली। दो प्रकार की कार्बोहाइड्रेट हमारे पास है, ऐसी जिसमें क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड होगा। एल्डिहाइड ग्रुप किसको कहते हैं? CHO को। एक ऐसी जिसमें CHO और दूसरी ऐसी जिसमें कीटोन होता है, ये कीटोन है। तो कीटोन और इसके आधार पर दो प्रकार की कार्बोहाइड्रेट हमें देखने को मिलती है। कौन कौन सी है ये? सबसे पहले अगर हम एल्डिहाइड की बात करेंगे तो एल्डिहाइड में सबसे सरलतम शर्करा कही जाती है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो सबसे, कार्बोहाइड्रेट का ही नाम क्या है? शर्करा। कई बच्चे जो है जिंदगी भर इस चीज को समझ नहीं पाते कि शर्करा बोला है इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट है। और कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे प्रकार हैं। अभी जो भी हम पढ़ने वाले हैं जब तक दूसरा टॉपिक शुरू नहीं हो जाता वो सब कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, है ना, गैलेक्टोज और माल्टेज, ये सब कार्बोहाइड्रेट ही है। और कार्बोहाइड्रेट को ही हिंदी में शर्कराएं भी कहते हैं। तो शर्करा का मतलब शक्कर नहीं होता, पहली बात। ठीक है, यहां तक कि सेल्यूलोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है। स्पेशली इस वर्ड को बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लो, बच्चे बहुत कंफ्यूज है। सेल्यूलोज एक शर्करा है, कार्बोहाइड्रेट है। ज्यादातर शर्कराएं मीठी होती हैं लेकिन पॉलीसैकेराइड्स जो हैं वो मीठे नहीं होते, ये बात भी आप ध्यान में रखें। अब हमारे पास शर्कराएं मीठी होती हैं और सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? फ्रक्टोज है। यानी सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन है? फ्रक्टोज। ये कहां से मिलता है? ये फ्रूट से मिलता है, फ्रूट के अंदर होती है, इसको फ्रूट शुगर भी कहते हैं। ऐसे सवाल आपको मैंने नोट्स के अंदर लिख के दिए हैं। ये सवाल बन सकता है कि फ्रूट शुगर किसको कहते हैं, ग्लूकोज ब्लड शुगर किसको कहते हैं, ये सब मैंने आपको नोट्स में लगा के दिए हैं। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट भी लगाया इसको। अब बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट कैसे बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा है ये मोनोमर इकाइयों की संख्या के आधार पर 3 वर्गों में बटे होते हैं। अब ये मोनोमर होते क्या हैं, पहले तो ये सुनो। अभी मैंने कहा वृहत अणु जो होते हैं वो छोटी छोटी इकाइयों जो कि सूक्ष्म अणु होते हैं उनके मिलने से बने होते हैं। तो मान लो ये एक मोनोमर है, इसको मोनोमर बोल दो। अब ये मोनोमर क्या है? तो मैंने आपको बताया था जैसे मोती की माला है, माला में क्या होता है? धागा होता है, मोती होते हैं। मोती, अब मानो कि उस माला कैसे बनी हुई है? तो मोतियों के बार बार जुड़ने से बनी हुई है। तो अगर मैं बोलूं कि माला की इकाई क्या है, माला किससे बनी हुई है, तो आप कहोगे मोतियों से बनी हुई है। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक पॉलीमर है। क्या है? एक पॉलीमर है। पॉलीमर बोलूं इनको, बहुलक बोलूं इनको, पॉलीमर है। मतलब कि ये छोटे छोटे मोतियों जैसी संरचनाओं के मिलने से बनी है। लेकिन बायो में हम मोती शब्द यूज करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो हम यहाँ पे वो मोती वर्ड को कहते हैं इकाई। क्या कहते हैं? इकाई। अब ये इकाई को ही मोनोमर भी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में मोनोमर बोल दो, हिंदी में इकाई बोल दो। इन्हीं इकाइयों के बार बार जुड़ने से, अब ये जुड़ेंगे कैसे? धागे से। लेकिन यहाँ पे बायो में धागा नहीं होता, यहाँ पे क्या होते हैं? बंध होते हैं, बॉन्ड्स। तो इन्हीं इकाइयों के मिलने से हमारे जितने भी वृहत अणु है सब ऐसे ही बने हैं। जितने भी वृहत अणु है सब ऐसे, चाहे कार्बोहाइड्रेट है, चाहे प्रोटीन है, चाहे प्रोटीन है। अभी लिपिड नहीं बोलूंगी मैं क्योंकि लिपिड वृहत अणु नहीं है। अब ये इकाई सब में अलग अलग हो सकती है। कार्बोहाइड्रेट के अंदर ये जो मोती वाली इकाई है उसका नाम है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड।
प्रोटीन वाली जो इकाई है उसके अंदर ये अमीनो एसिड्स होते हैं। अभी प्रोटीन की बात करेंगे, उसमें ये इकाई क्या हो जाएगी, अमीनो एसिड्स हो जाएगी। अमीनो एसिड्स के जुड़ने से प्रोटीन बनते हैं। यहाँ पे मोनोसैकेराइड्स के जुड़ने से कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। इसकी इकाई क्या है, मोनोसैकेराइड या मोनोमर। इतनी बात समझ में आई। तो अभी इसी आधार पर हमारे पास 3 प्रकार के क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, कि ये जो मोनोसैकेराइड है वो किस आधार पे कितनी संख्या में जुड़े हुए हैं, कैसे जुड़े हुए हैं, इसके आधार पर हमारे पास क्या है, 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हैं। अच्छा, ये जो बंध है, इस बंध का नाम है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। मैंने क्लास में स्पेशली कहा था इन सब के बंधों को याद करना कि कार्बोहाइड्रेट में कौन सा बॉन्ड बनता है। जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसमें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। प्रोटीन के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड बनता है और न्यूक्लिक एसिड के अंदर डाइफॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनते हैं। ग्लाइकोसाइडिक भी बनता है, डाइफॉस्फोएस्टर बॉन्ड भी बनते हैं। 2 प्रकार के बॉन्ड बनते हैं, ये लिख लो अभी कहीं नोट्स के अंदर, ठीक है। चलो आ जाएं अभी। अब बात कर लेते हैं हम 3 प्रकार के हैं हमारे पास, कौन कौन से, जरा एक बार देख लें। देखो कार्बोहाइड्रेट हमारे पास कितने प्रकार के हैं, ये एक शॉर्ट आपका बन जाएगा, ऐसा समझ लो, माइंड मैप की तरह ही समझ लो इसको। एक हमारे पास है मोनोसैकेराइड, इसी के जुड़ने से बार बार हमारे पॉलीसैकेराइड्स बनेंगे, मोनोसैकेराइड। दूसरे हैं हमारे पास ओलिगोसैकेराइड। सैकेराइड का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। ये भी बच्चों को कभी समझ नहीं आता कि सैकेराइड मींस ही कार्बोहाइड्रेट होता है। सैकेराइड का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। तो मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और दूसरा थर्ड वाला है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, ये सबसे सरल प्रकार की शर्कराएं हैं। ये 3 से 7 कार्बन से बनी होती है ना। इनमें कितने कार्बन है, 3 से 7 कार्बन से मिलके बनी होती है। 3 से लेके 7 कार्बन तक कितने भी नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। ये ट्रायोज, टेट्रोज, अभी हम इसके बारे में देखेंगे, एक एक एग्जांपल भी देखेंगे। तो ये 3 से 7 कार्बन की होती है। 3 कार्बन है तो ट्रायोज, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, ऐसे। अब क्या होता है, 1 या 2 मोनोसैकेराइड, ये मोनोसैकेराइड बन गई। देखो मान लो मैंने कोई 3 कार्बन का मोनोसैकेराइड बना दिया, ये देखो ये एक मोनोसैकेराइड है, 3 कार्बन है इसमें, 1 2 3, केमिस्ट्री पढ़े हैं, ठीक है। अब ये मोनोमर, ये एक मोनोमर है, ये एक मोनोसैकेराइड है। इसका नाम क्या है, क्योंकि इसमें 3 कार्बन है तो मैंने कहा ये ट्रायोज है, ठीक है। अब ऐसी की ऐसी ट्रायोज 2 आ गई यहाँ पे, 1 2 3 और जितनी भी आ गई। तो अगर जो मोनोसैकेराइड है उसकी 2 से 10 तक की इकाइयां, मतलब 2, ये कितने के मोनोसैकेराइड है बताओ, एक मोनोसैकेराइड, ये कितने सैकेराइड है, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर 2 मोनोसैकेराइड से लेके 10 मोनोसैकेराइड्स तक अगर जुड़ते हैं और उससे जो बनता है, जैसे कि यहां पे मैंने 4 ली है, जैसे मैंने यहां पे 4 जोड़ रखी है, ठीक है। तो यहां पे 2 से तो ज्यादा है, तो 2 से ज्यादा 10 तक अगर कोई मोनोसैकेराइड जुड़ता है, 2 से 10 तक के मोनोसैकेराइड्स अगर जुड़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। मोनोसैकेराइड जुड़ता है इसके अंदर। अब इसमें फिर 2 प्रकार है। अगर 2 जुड़ेंगे, मान लो मैंने 2 ही ट्रायोज जोड़ रखे हैं। अब जरूरी नहीं है ट्रायोज है, मैंने आपसे कहा ये 3 से 7 कार्बन तक कुछ भी हो सकता है, ये पेंटोज भी हो सकता है, ऐसा ये भी हो सकता है, इसके भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये जुड़े 2 तो इसको मैं बोल दूंगी डाई, क्योंकि 2 का मतलब होता है डाइसैकेराइड, तो ये हो गया डाइसैकेराइड। अगर ऐसे 7 जुड़ गए तो मैं इसको बोल दूंगी हेप्टोसैकेराइड्स, ठीक है। 10 जुड़ गए तो बोल दूंगी डेकासैकेराइड्स। इस तरह से चलता है। तो मान लो यहाँ पे 5 जुड़े तो मैं इसको बोल दूंगी पेंटासैकेराइड, पेंटा ओलिगोसैकेराइड, ओलिगो लगा दीजिएगा, ठीक है। समझ गए क्या होता है ओलिगोसैकेराइड। 2 से 10 तक की ये वाली इकाइयां जुड़ जाए तो उसे हम कहेंगे ओलिगोसैकेराइड। अब 10 के बाद अगर 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड जुड़े हुए हैं, 10 से अधिक मोनोसैकेराइड्स जुड़ जाए,
तो उसे मैं क्या कहूंगी, पॉली, क्योंकि अब मेरे को 10 के बाद गिनती नहीं आती, ऐसा समझ लो आप, ठीक है। 10 के बाद मैं थक गई, अब मैं बोलूंगी 10 के बाद जो भी होगा उसको मैं तो पॉली बोलूंगी। पॉली का मतलब बहु शर्कराएं। तो यहाँ पे 10 तक ऐसी की ऐसी कितनी यूनिट्स होंगी, जैसे यहाँ पे मैंने 4 जोड़ी है, अब 11 हो गई, यहाँ पे 4 की जगह 11 हो गई, तो फिर मैं उसको पॉली में डाल दूंगी। 10 तक तो मैं उसको ओलिगो में रखूंगी, 10 के बाद अगर नंबर बढ़ गए तो मैं उसको पॉली में डाल दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसके भी एग्जाम्पल देखने हमें, इसके भी एग्जाम्पल देखने हमें, इसके एग्जाम्पल थोड़े से इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं आपको फिर से बता रही हूँ भाई, सेल्यूलोज, इसको रट लो मतलब रट लो, बार बार इस पे मेरे पास सवाल और डाउट आते हैं। सेल्यूलोज एक पॉलीसैकेराइड है, स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है, इंपॉर्टेंट, बार बार सवाल आता है, क्वेश्चन आता है इस पे। स्टार्च पॉलीसैकेराइड है, सेल्यूलोज पॉलीसैकेराइड है, ठीक है, ग्लाइकोजन पॉलीसैकेराइड है, ये सब पॉलीसैकेराइड है। स्पेशली पॉलीसैकेराइड के एग्जांपल बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इस पे डिटेल हम करेंगे, अभी थोड़ा सा जनरल था, ठीक है, बात समझ में आई। यहाँ पे देखो डाइसैकेराइड में कौन आता है, डाइसैकेराइड में आपके आ गया सुक्रोज, ये इसके अंदर आता है, ठीक है, सुक्रोज है, लैक्टोज, ये सब, ये इसके एग्जाम्पल है। धीरे धीरे सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं मोनोसैकेराइड। क्या कहा मोनोसैकेराइड में, 3 से 7 कार्बन, तो अब 3 से 7 कोई भी कार्बन हो सकते हैं, तो ये जलीय अपघटन इनका संभव नहीं होता है, क्योंकि सबसे छोटी चीज है ये, सबसे छोटे ही है ये, इनको और क्या तोड़ोगे, तो उनका जलीय अपघटन हम नहीं कर सकते। जलीय अपघटन मतलब इनको तोड़ नहीं सकते जल की सहायता से, इनको घोल नहीं सकते, ऐसा। ग्लूकोज इसके अंदर आएगा, फ्रक्टोज इसके अंदर आएगा, गैलेक्टोज। 3 एग्जाम्पल सबके याद रखने हैं एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल क्या है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, फेमस एग्जाम्पल। उसके बाद ये 6 सदस्य होते हैं, अगर इनकी रिंग जो होती है, जैसे मैंने कहा ये 3 से 7 तक हो सकते हैं, अगर इनकी जो रिंग है उसमें 6 सदस्य हैं, अगर इनकी जो रिंग है वो 6 से मिलके बनी हुई है, ऐसे है ना, है कितने कार्बन देखो इसमें, 1 2 3 4 5 और छठा बाहर रहेगा। ऐसी रिंग या ऐसी वलय जिसमें टोटल 6 कार्बन होते हैं लेकिन रिंग के अंदर 5 ही होते हैं, तो इसको पाइरिनोज रिंग कहते हैं। बात समझे, 6 कार्बन है लेकिन 6 में से रिंग 5 में ही है, रिंग जो बनी हुई है उसमें 5 ही कार्बन है, छठा बाहर है, उसको बोलते हैं पाइरिनोज। 5 से पाइरिनोज याद कर लोगे, ठीक है, पाइरिनोज। अभी ऐसा ही उल्टा हो कि टोटल 5 कार्बन है लेकिन रिंग में 4 ही है, 1 2 3 4 और 5वां बाहर। ऐसी रिंग जिसमें रिंग के अंदर 4 कार्बन हो और 5वां बाहर होता है, उसे हम बोलते हैं फ्यूरिनेज। क्या बोलते हैं, फ्यूरिनेज। तो अभी जो हम बात करने वाले हैं, पाइरिनोज का एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, ग्लूकोज, यही लिख दो। पाइरिनोज का एग्जाम्पल में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ग्लूकोज पढ़ने वाले हैं, और फ्यूरिनोज के एग्जाम्पल में हम क्या पढ़ने वाले हैं, फ्रक्टोज पढ़ने वाले हैं। तो ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है जो कि पाइरिनोज रिंग से बनी हुई है, इस पे सवाल आ सकता है। फ्रक्टोज एक मोनोसैकेराइड है जो फ्यूरिनोज रिंग से बनी हुई है, क्योंकि इसकी रिंग में 4 कार्बन है और एक 5वां बाहर है, ठीक है, टोटल 5 है, 4 का रिंग के अंदर है, वलय के अंदर है, ये रिंग बोलते हैं ना इसको, वलय केमिस्ट्री के अंदर। चलो अब ये देखो, मैंने कहा इसमें कितने हैं भाई, इसमें कितने हैं, 3 से 7 कार्बन तक क्या हो सकते हैं, मोनोसैकेराइड हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं। 3 कार्बन में एग्जाम्पल क्या है, ग्लिसराइड और डाई। देखो बुक के अंदर आपकी एनसीईआरटी के अंदर नहीं दिया, लेकिन यूपी वाले जो स्पेशल बच्चे हैं, यूपी और बिहार वाले, उनमें थोड़ा सा डिटेल है, तो आप एक एक एग्जाम्पल। ट्रायोज में क्या होंगे, 3 कार्बन होंगे। उदाहरण क्या है इसका, ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी फॉस्फेट, ठीक है। टेट्रासेज में क्या है, 4 कार्बन होंगे, टेट्रा का मतलब 4, जिसका एक एग्जाम्पल कोई भी याद कर लो, थियोज या एरिथ्रोज, ठीक है। उसके बाद 5 कार्बन जिसमें 5 कार्बन होंगे, इसका एग्जाम्पल आपको जरूर याद करना है, उन 2 को भले ही छोड़ दो, ये इंपॉर्टेंट है। राइबुलोज और डीऑक्सीराइबोज किस में पाए जाते हैं, ये डीएनए में। डीऑक्सी तो डीएनए में पाया जाएगा, और राइबुलोज जो है हम आरएनए डीएनए दोनों में देखेंगे, आरएनए में, तो ये याद करना है। पेंटोज मोनोसैकेराइड, ठीक है, 5 कार्बन से, इसको पेंटोज कहते हैं।
हेक्सोज में हमें पढ़ने हैं 6 कार्बन। इसमें हमें 2 फेमस एग्जाम्पल पढ़ने हैं, एक तो ग्लूकोज पढ़ना है और फ्रक्टोज पढ़ना है। इन दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैंने कहा जस्ट मोनोसैकेराइड में 6 कार्बन वाला है, ठीक है, 6 कार्बन वाले हैं दोनों, रिंग अलग है इनकी लेकिन कार्बन टोटल 6 है इनके पास। इधर भी है इसमें कार्बन, देखो इधर आओ, ये मैंने जो बनाया इसमें यहाँ पे भी कार्बन है तो 6 कार्बन लेकिन रिंग में 4 ही है, ठीक है, रिंग में 4 ही होते हैं इसके पास। और 7 कार्बन वाला आपको एक एग्जांपल याद करना है और वो है सूडोहेप्टुलेज, जिसमें 7 कार्बन है, क्योंकि 3 से 7 बोला हमने, 7 के ऊपर जाते ही हम मोनोसैकेराइड से हटा देंगे उसको। 3 से 7 के सारे आपके आ गए। 3 कार्बन हो तो टेट्रोज, 4 हो ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, पेंटोज वाला इंपॉर्टेंट है, हेक्सोज वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको डिटेल में पढ़ना है और इसका एग्जाम्पल याद करना है, ठीक है। ट्रायोज वायोज आप अपने स्कूल लेवल पे देख लेना आपको कराए हैं या नहीं। अब है प्रमुख मोनोसैकेराइड। इसमें हम कौन से पढ़ने वाले हैं? इसमें हम 2 पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे हेक्सोज वाले जिसमें क्या होंगे 6 कार्बन है, और एक हम पढ़ेंगे पेंटोज जिसमें हम डीएनए आरएनए पढ़ेंगे तो हमारे पास वहां पे काम आएगा राइबोस। इन दोनों को हमें क्या करना है? डिटेल के अंदर पढ़ना है। अब हम बात करने वाले हैं प्रमुख, जिसमें हम 2 पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे ग्लूकोज के बारे में और दूसरा हम पढ़ेंगे फ्रक्टोज के बारे में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे सवाल आता है तो इंपॉर्टेंट की जो है क्वीन चालू हो गई है। ग्लूकोज क्या है? इसमें 6 कार्बन है। कितने कार्बन है इसमें? 6 कार्बन है, मतलब ये क्या है? एक हेक्सोज है। हेक्सोज मतलब 6। इसके अंदर हमें क्या बात करनी है? सबसे पहला इसको ग्रेप शुगर कहते हैं, इसी का दूसरा नाम है ब्लड शुगर, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? ब्लड शुगर भी कहते हैं। इनके कॉमन नेम आपको ध्यान में रखना है। रक्त शर्करा भी कहते हैं इसको, हिंदी और इंग्लिश। थोड़ा सा कभी कभी कॉमन सेंस लगाना चाहिए, बच्चे क्या है रटते हैं। ब्लड शुगर, ग्लूकोज। अब वहां पे लिखा हुआ है रक्त शुगर तो बोलेंगे यार रक्त शुगर तो हमें बता ही नहीं था। अरे थोड़ा सा है ना कॉमन सेंस। यहाँ पे देखो ग्रेप शुगर लिखा हुआ है, ग्रेप मतलब अंगूर। तो अभी अंगूर की शर्करा पूछ ले तो आप कहाँ जाओगे? कहीं जा सकते हो क्या? यहीं आओगे। ये कैसी है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होता है? इसको डी ग्लूकोज कहते हैं। देखो जब ग्लूकोज के सॉल्यूशन को या किसी भी कार्बोहाइड्रेट के सॉल्यूशन में ध्रुवित प्रकाश को गुजारा जाता है, ध्रुवित प्रकाश को गुजारा जाता है तो वो 2 तरह से जाएगा। या तो वो राइट साइड मूव करेगा। अब ये ध्रुवित प्रकाश क्या है, ये फिजिक्स की बातें हैं तो हमें तो सिर्फ बात ध्यान में रखनी है कि जब ध्रुवित प्रकाश को इनके सॉल्यूशन से, विलियन से गुजारा जाता है तो अगर ये राइट साइड जाते हैं तो इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, और अगर लेफ्ट साइड जाते हैं तो इसको लीवो रोटेटरी कहते हैं। तो ग्लूकोज कैसा है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, मतलब ध्रुवित प्रकाश को, पोलर लाइट को राइट साइड मूव करवाएगा, ठीक है। फ्रक्टोज क्या है? ये भी 6 कार्बन है। आप बोलोगे जब दोनों 6 कार्बन है तो फर्क क्या है? तो फर्क ये है कि ये एल्डिहाइड शुगर है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जिसमें CHO ग्रुप होता है, और ये कीटोन है, इसमें भाई कीटोन समूह होता है। ये फर्क है दोनों के अंदर। इसकी रिंग और इसकी रिंग में भी फर्क है। इसकी पाइरिनोज रिंग है, इसकी फ्यूरिनोज रिंग है। बाकी दोनों एक दूसरे के समावयवी है। अब समावयवी क्या होते हैं अभी बताती हूं, पहले हम ये पढ़ ले। इसे फ्रूट शुगर भी कहते हैं, और ये कैसी है? लीवो रोटेटरी है, मतलब L है। ये D है और ये L है, ये लेफ्ट साइड मूव करेगी। यह रिंग या सीधी श्रृंखला में पाई जा सकती है, दोनों ही पाए जा सकते हैं। रिंग फॉर्म में भी पाया जा सकता है वलय के रूप में, और सीधी श्रृंखला में भी पाया जा सकता है, दोनों के दोनों। सबसे पहली बात आपको जो ध्यान में रखनी है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों क्या है? समावयवी है। समावयवी क्या होते हैं? समावयवी ऐसे होते हैं जिनका अणु सूत्र, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, अणु सूत्र समान है, परंतु संरचना अलग है। इसका स्ट्रक्चर अलग है, संरचना अलग है। अणु सूत्र दोनों का सेम है। क्या अणु सूत्र है इनका? C6H12O6। दोनों का अणु सूत्र सेम है। ग्लूकोज भी C6H12O6 होता है, फ्रक्टोज भी C6H12O6 होता है। अब इनकी संरचना अलग है। क्या संरचना अलग है? तो सुनो, सबसे पहले मैं बात करने वाली हूं ग्लूकोज की, और यहां पे मैं बात करूंगी फ्रक्टोज की। फॉर्मूला लिखने वाली हूं मैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला जो है वो 6 कार्बन है इसके पास, तो 1 2
3 4 5 6 6 कार्बन है। नीचे क्या है, एक OH है, यहाँ पे H है, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है, H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, सब में एक बार OH एक बार H लगाना है। और यहाँ पे कीटो ग्रुप है। कीटो ग्रुप क्या होता है, CHO ग्रुप। तो ये एल्डिहाइड है, मैंने पहले ही बोल दिया। ग्लूकोज किस प्रकार की शर्करा है, ग्लूकोज एल्डिहाइड शर्करा है, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह आता है। ठीक है, ये एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। एल्डिहाइड ग्रुप को ऐसे लिखूं या ऐसे बना के लिखूं, सेम बात है। 6 कार्बन हो गए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ग्लूकोज में हमने दो चीजें पढ़ी, एक अल्फा और एक बीटा। अब ये अल्फा और बीटा क्या होता है, जिसमें तीसरे नंबर वाला कार्बन है, अगर एक OH किस साइड हो, देखो ये इसका एक OH किस साइड है, अगर मेरे हिसाब से देखें तो लेफ्ट साइड है, तो उसको हम बोलते हैं अल्फा। अगर यही OH इस साइड होता, सारे OH एक साइड होते, तो हम इसको बोल देते हैं बीटा ग्लूकोज। यही होता है अल्फा और बीटा, बाकी कुछ नहीं है, आपको डिटेल में नहीं पढ़ना। ये हो गए 6 कार्बन। फ्रक्टोज का फॉर्मूला देखो, 6 कार्बन लगाने हैं आपको, 1 2 3 4 5 6। इधर भी सेम चीज, एक OH जोड़ दो, एक H जोड़ दो, एक H जोड़ दो। अच्छा, इसी चीज को मैं और कैसे लिख सकती हूँ, नोट्स में मैंने इसी चीज को CH2OH भी लिखा है, बात तो सेम ही है, ये यही है ना। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक OH एक H, एक OH एक H, एक OH एक H। यहाँ पे सेकेंड नंबर के कार्बन पे कीटो ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे सेकेंड नंबर के कार्बन पे कीटो ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये कीटोन शर्करा है और ये एल्डिहाइड शर्करा है, ये एक तो फर्क है। ठीक है, अब ये तो हो गया इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर। ये समावयवी है, ये एक दूसरे में बदल सकते हैं, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। ठीक है, इसलिए कई बुक्स में आपको ऐसा एरो नजर आएगा, इसका मतलब होता है ये चेंजेबल होते हैं, समावयवी होते हैं, वो एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं। अब मैंने कहा ये श्रृंखला के रूप में भी होते हैं और रिंग के फॉर्म में भी होते हैं। ये इसका रिंग श्रृंखला वाला हिस्सा है, चेन की फॉर्म में, इसकी रिंग भी बन सकती है। अब इसकी रिंग कैसे बनती है, ये हटा दूं क्या मैं, ये हटा रही हूं, रिंग बना रही हूं। अब रिंग कैसे बनती है, देखो इसके पहले कार्बन, इसके पहले और 1 2 3 4 5, इसके 5वें कार्बन, दोनों को मस्ती छाई होती है। ये कहते हैं हम तो फ्रेंडशिप करेंगे, तो इन दोनों में हम फ्रेंडशिप करा देते हैं, पहले और 5वें में फ्रेंडशिप करा देते हैं। फ्रेंडशिप कराते हैं तो पानी का एक मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, यहां से OH और यहां से एक H। ठीक है, क्या बचा, बीच में एक ऑक्सीजन बच जाता है। ठीक, एक ऑक्सीजन बच जाए। रिंग कैसी बनती है, ये देखो, मैं इसकी रिंग यहां बना रही हूं, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन। ठीक है, ऑक्सीजन थोड़ा सा अंदर बना देती हूं मैं, ऐसे रिंग बनेगी। हर डॉट पे कार्बन होता है, ये आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। तो एक कार्बन, 1 2 3 4 5, और जो छठा वाला कार्बन है ये वाला, देखो रिंग किसके किसके बीच में बनी है, दूसरे और 5वें के बीच में ही बनी है। छठा वेला घूम रहा है, छठे को छोड़ दिया है, तो छठा यहाँ पे अलग से दिखेगा, CH2OH। ये CH2OH ही है, ये क्या है, CH2OH ही है, ये CH2। तो ये रही ग्लूकोज की रिंग, ये रिंग फॉर्म में। इसको कौन सी रिंग कहते हैं, पायरिनोज, पायरिनोज रिंग कहते हैं, क्योंकि इसमें वलय के अंदर 5 कार्बन है। ठीक है, इसकी रिंग कैसे बनेगी, इसकी रिंग में क्या होता है, इसके पास दूसरे कार्बन और 5वें कार्बन को मस्ती छाई होती है, तो यहाँ पे ये दूसरा और ये 5वां, इसमें पहला और छठा वेले रह जाते हैं। ठीक है, क्या बनेगा, ये ऑक्सीजन, ये 5 कार्बन, 1 2 3 4, पहला कार्बन बाहर है भाई, दूसरे और 5वें के बीच में नंबर, दूसरे और 5वें के बीच में बॉन्ड बना है, दूसरे और 5वें के बीच में, दूसरा तीसरा चौथा 5वां, छठा वैसे के वैसे रह गया, यहाँ पे OH, यहाँ पे पहला वैसे के वैसे रह गया OH, ये पहला है, ये छठा है, ऐसी रिंग बनती है। तो ये ग्लूकोज की रिंग है, ये पायरिनोज। सबसे इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट के अंदर ये 2 हैं, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आए अभी ये हो गया, बात कर ली हमने इन दोनों की।
अब पेंटोस, पेंटोस क्या होती है? जिसमें 5 कार्बन है, ये भी शर्करा है। इसकी बात हम फिर से करेंगे डीएनए वाले सेगमेंट के अंदर। ये 5 कार्बन युक्त होती है ऐसे, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। यहां से गायब हो जाता है एक, यहां से अभी नाइट्रोजनिक बेस जुड़ेगा। ये 5 कार्बन होती है, इसको बोलते हैं राइबोलोज, राइबोस शुगर। ऐसे यहां पे एक OH मिलेगा, यहां पे भी एक OH मिलेगा, यहाँ पे OHH, यहाँ पे भी OHH। इसकी बात हम करेंगे थोड़ा सा लेटर, डीएनए के बारे पढ़ेंगे तब। अब है ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड क्या होते हैं? जिसमें 2 से 10 तक मोनोसेक्राइड्स जुड़े होते हैं, 2 से 10 तक मोनो जुड़े होते हैं जिसके अंदर। तो इसके एग्जाम्पल क्या है? मोनोसेक्राइड की 2 से 10 यूनिट जुड़ी हुई रहेंगी, इनका जलीय अपघटन संभव है, इनको तोड़ सकते हैं क्योंकि मोनोसेक्राइड टूटेंगे। 2 से 10 हैं, तोड़ दो उनको, अलग अलग कर दो। इनमें कौन सा बॉन्ड होता है? ग्लाइकोसाइडिक। पहले ही बता चुकी हूं, जब ये जुड़ते हैं तो इनके बीच में वो मोती बनाए थे भाई, मैंने कहा था ये जो बंध बनता है इसको कौन सा बंध कहते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। मोनोसेक्राइड्स के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनने से 2 प्रकार के बनेंगे। पहला बॉन्ड होता है पहला, चौथा। इसमें क्या होगा? पहले कार्बन और चौथे कार्बन के बीच बॉन्ड बनेगा। अभी हमने ग्लूकोज बनाया था, हमने पहले और 5वें के बीच बनाया था। अगर ऐसे ही 2 ग्लूकोज की यूनिट ले लूं मैं, जैसे ये रिंग ली मैंने, ये रिंग ली, एक ये रिंग ली, ठीक है। अब देखो इसका पहला कार्बन का है, इसका पहला कार्बन ये है, ये दूसरा है, इसका पहला कार्बन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। तो अगर मैं पहले और चौथे के बीच में बना दूं बॉन्ड, तो ये बॉन्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है और ये पहले और चौथे के बीच में बन रहा है, इसलिए इसको पहला चौथा कह रहे हैं। ऐसे ही पहला दूसरा भी होता है और पहला छठा भी होता है, ठीक है। इसके बारे में हम समझ गए, अब पहले और दूसरे के बीच में बन जाएगा। डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं? जब 2 मोनोसैकेराइड्स जुड़ेंगे, 2 से 10 बोला तो पहले 2 से शुरू करेंगे। 2 मोनोसैकेराइड्स जब जुड़ते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? डाइसैकेराइड। इसका एग्जाम्पल क्या है? ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। पहला है मॉल्टेज और सुक्रेज, लैक्टोज। तो सुक्रेज बनाना बताती हूं मैं आपको कैसे बनता है सुक्रोज। सुक्रोज बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से। सुक्रेज कैसे बनता है? ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है। फ्रक्टोज क्या है? फ्रक्टोज भी मोनोसैकेराइड है, अभी पढ़ के आए दोनों को। अब ये 2 अलग अलग मोनोसैकेराइड मिल गए, 2 मोनोसैकेराइड मिले और सुक्रोज बना दिया, तो ये डाइसैकेराइड हो गया क्योंकि 2 मोनोसैकेराइड मिले हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। चले कैसे बनता है सुक्रोज जरा देखो। सुक्रोज बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये ग्लूकोज का रिंग अभी बनाया मैंने, कैसे बनते हैं मोनोसैकेराइड, क्योंकि आपको एग्जाम्पल देने पड़ेंगे तो सुक्रोज का दे देना उदाहरण में हमने नाम तो सब लिख दिए, बना के भी तो दिखाना पड़ेगा। ये रहा आपका ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है ना, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा बार। एक फ्रक्टोज बना देते हैं, या ग्लूकोज ग्लूकोज भी बना सकते हो, लेकिन वो माल्टेज बनता है। ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलते हैं तो माल्टेज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलते हैं तो क्या बनता है? सुक्रेज बनता है। तो मैं यहाँ पे फ्रक्टोज ले रही हूँ, ये फ्रक्टोज है, ठीक है। इसमें ये पहला खुला रहेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां खुला रहेगा, तो इसमें बॉन्ड बनेगा इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में अभी यहाँ पे आपको पता है क्या है? यहाँ पे एक OH है, ठीक है। ग्लूकोज की जब हम संरचना बनाते हैं यहाँ पे एक OH रह जाता है और यहाँ पे C रहता है, एल्डिहाइड ग्रुप तो उधर चला गया, यहाँ पे OH रहता है। ऐसे ही यहाँ पे भी एक OH है और यहाँ पे H है। अब इन दोनों का मिलन होता है, यहाँ पे बॉन्ड बनना है, क्या निकलेगा? H2O निकलता है, पानी निकलेगा। यहाँ से एक OH ले लेती हूँ और यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लेती हूँ, H2O निकल गया, बॉन्ड बन जाएगा। क्या बनेगा? दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया। अब मैं सिर्फ रिंग बना रही हूँ, है ना, बाकी कार्बन वार्बन कुछ नहीं लिख रही, मैं सिर्फ रिंग बना रही हूँ, कार्बन नंबर नहीं लिख रही। ये देखो ये बॉन्ड बन गया इनके बीच में। ये जो बॉन्ड है ये कौन सा है? यहाँ पे ऑक्सीजन रहेगा बीच में, ये ऑक्सीजन बचा हुआ है ना, ये वाला, ये रहेगा। ये बॉन्ड कौन सा है? ये बॉन्ड है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और ये क्या है? ये है सुक्रोज। आ जाओ, माल्टेज। माल्टेज कैसे बनेगा? माल्टेज ग्लूकोज की बहुत सारी इकाइयों के मिलने से बनता है। देखो ग्लूकोज के
बहुत सारे अणुओं के संघनन से मिलता है और उसमें 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा। ये प्रकृति में खुला नहीं पाया जाता, ये किसी एनिमल या प्लांट के अंदर मिलेगा, आपको नेचुरली नहीं मिला। आप निकाल सकते हो वहां से, लेकिन नेचुरली नहीं मिलता। ग्लाइकोजन भी इसी का है, ठीक है। सुक्रोज बता दिया आपको कैसे बनेगा, इसको कैन शुगर भी कहते हैं क्योंकि ये गन्ने से निकलती है और किससे मिलके बनी हुई है, अभी आपको स्ट्रक्चर समझाया, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अणुओं के मिलने से बनती है। इसको मीठी शर्करा कहते हैं और ये अत्यधिक पाई जाती है, पौधों में पाई जाएगी, गन्ने में स्पेशली। 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बॉम्ब है इसके, ठीक है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बता दिया मैंने फॉर्मूला। फिर है लैक्टोज। लैक्टोज किससे बनी हुई है, इसको मिल्क शुगर कहते हैं। ये सब मोनो डाइसैकेराइड्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ये आपको पूछ सकते हैं कौन सा किससे मिलके बना होता है, शॉर्ट में सब जगह लिख देना, मिल्क शुगर ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलके बना होता है। अब है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, अगर 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड हो तो फिर हम गिनती भूल जाते हैं और फिर हम इसको दे दें कि ये पॉलीसैकेराइड है, हम अब इसका नामकरण नहीं करेंगे। तो बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स 10 से ज्यादा जब मिलते हैं तो उसे हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड। इसके सबसे बड़े 2 तरह से हम इसको क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है 2 से 10। अब ये सीधी श्रृंखला में भी हो सकते हैं, शाखित भी हो सकते हैं, है ना। ऐसी श्रृंखला इनकी सीधी भी हो सकती है और ऐसी ब्रांच्ड भी हो सकती है। कैसे भी हो सकते हैं ये, इनको साधारणतः ग्लाइकेन कहते हैं और पेंटोज इकाई से निर्मित होते हैं। ये पेंटोज कहते हैं, हेक्सोज इकाई से निर्मित होने पर इन्हें हेक्सेन्स कहते हैं। अगर मोनोसैकेराइड हेक्सोज वाला है, जैसे ग्लूकोज या फ्रक्टोज है, उसके मिलने से बनेंगे तो उसको हेक्सेन्स कह देंगे। अगर 5 कार्बन वाले मोनोसैकेराइड से बने तो उसे हम कह देंगे पेंटोज। ये पढ़ के आए ना, हेक्सोज और पेंटोज, ठीक है। आ जाओ अभी, ये मीठी नहीं होती, ये सवाल बहुत ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है एमसीक्यू के अंदर। कौन सी शर्करा स्वाद में मीठी नहीं होती, पॉलीसैकेराइड कभी मीठे नहीं होते, ये लिख लो, हाईलाइट कर ही दिया है मैंने। सबसे पहले ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है, इसको हम एनिमल, प्राणियों के अंदर रहती है, इसको एनिमल शुगर भी कहते हैं, एनिमल कार्बोहाइड्रेट या एनिमल शर्करा भी कहते हैं इसको, क्योंकि ये एनिमल के अंदर स्टोर रहती है, ठीक है। प्लांट में स्टार्च होती है, ये यकृत पेशियों में पाई जाती है, इसको एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, ठीक है। ये नाम याद करेंगे, मैं सब हाईलाइट कर दिया है। अब आपको क्या याद रहता है क्या नहीं वो आपके ऊपर है, ठीक है। ग्लूकोज इकाइयों के मिलने से बना होता है, ये किससे मिलके बना है, ग्लूकोज से। अब ग्लूकोज से कैसे मिलके बना है भाई, देखो पॉलीसैकेराइड बनाना है, पॉलीसैकेराइड ग्लूकोज से बना हुआ है। ये ग्लूकोज लिया, एक और ग्लूकोज ले लो, एक और ग्लूकोज ले लो, ये लो एक और ग्लूकोज। ऐसी आपको कितनी मिलानी है, 10 से ज्यादा करनी है, क्योंकि पॉलीसैकेराइड बनाना है आपको। कितनी, 10 से ज्यादा, 10 से अधिक। बॉन्ड कौन सा बनेगा इनके बीच में, बॉन्ड कौन सा बनना है, वही ग्लाइकोसाइडिक। अब वो 1,4 भी हो सकता है, वो 1,2 भी हो सकता है, बीच में ऑक्सीजन रहेगा, ठीक है। क्या है ये, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, किसका संरचना हो गई, ये ग्लाइकोजन हो गई, क्योंकि ग्लाइकोजन किससे मिलके बन रहा है, ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज बना दिया हमने, बहुत सारे ग्लूकोज खड़े कर दिए, इसके बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना दिया, ग्लाइकोसाइडिक बंध। अब ये शाखित भी हो सकता है। अब शाखित कैसे होगा, देखो यहां से एक और जुड़ जाए, आपके पास ग्लूकोज आ जाए ऐसे, ये शाखित हो गया। फिर उधर और जुड़ जाए तो ये शाखित हो गया। ये सीधा भी हो सकता है, शाखित भी हो सकता है, ठीक है। आ जाओ, अब है स्टार्च, इंपॉर्टेंट। प्लांट, इसको क्या बोलते हैं, प्लांट का स्टोरेज फूड है, ग्लाइकोजन एनिमल का स्टोरेज फूड होता है। ये भी किससे बनता है, ये जो है आपके एमाइलेज और एमाइलोपेक्टिन से मिलके बना होता है। एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन ग्लूकोज के ही प्रकार है, ऐसा समझ लो। 1:4 रेशो में होता है। एमाइलो जो है वो, एमाइलोज 4 होता है और एमाइलोपेक्टिन 1 होता है और ये 4 होता है, इस रेशो में काम करता है। सेल्यूलोज सबसे इंपॉर्टेंट, जिन बच्चों को अभी तक समझ में नहीं आया है कि सेल्यूलोज स्टार्च है, प्लीज मेहरबानी कर लें, सेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट है। लिख लो, रट लो, मुझे नहीं पता, क्योंकि हमेशा ये गलती करते हैं, उस सेल्यूलोज को कभी कार्बोहाइड्रेट मानते ही नहीं है, कहते हैं ये सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट कहाँ से आ गई। पॉलीसैकेराइड, उसमें भी कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट में भी पॉलीसैकेराइड है। बहुत बार क्वेश्चन आ गया है ये, बहुत बार,
यह पादप कोशिका की कोशिका भित्ति में पाया जाता है, सेल्यूलोज की बनी होती है। डी ग्लूकोज, देखो ग्लूकोज से बना हुआ है, और वो भी कौन से प्रकार के, डी प्रकार के। कपास तंतुओं में 90%, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, 90% होता है। मनुष्य व अन्य स्तनियों में सेल्यूलेज एंजाइम नहीं पाया जाता, हम में नहीं है क्योंकि हम में इसका पाचन भी नहीं होता, ठीक है, इसमें सेल्यूलोज पाचन नहीं कर पाते हम, हमारे अंदर वो बैक्टीरिया नहीं है जो सेल्यूलोज को पाचित। इन्यूलिन, ये एक और है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ा सा ध्यान रख लो, ये भी पॉलीसैकेराइड है और ये शल्क कंदों में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चले, काइटिन, ये इंपॉर्टेंट है, जो आपके ऑर्थोपोडा है, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। ऑर्थोपोडा, स्टार लगा लो, बच्चे कहते हैं मैम इंपॉर्टेंट, मैम इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लगा के चिल्ला चिल्ला के थक गई, फिर भी उन्हें इंपॉर्टेंट चाहिए। आर्थोपोडा, आर्थोपोडा का बाहरी कंकाल इनसे बना होता है, जो आर्थोपोडा में कुरकुरापन होता है ना कीड़ों के अंदर, वो बाहर कैसे क्रंची क्रंची कीड़े, वो किससे बना होता है, उनका बाहरी कंकाल काइटिन से। और काइटिन क्या है, एक पॉलीसैकेराइड है, एक पॉलीसैकेराइड है जो किससे बना हुआ है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। ये कुछ याद आ रहा है, प्रोकैरियोट में नाग पढ़ा था हमने, नैग और नैम, ठीक है, ये नैग, ये रहा एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, उससे बनता है, उसके बहुत सारे अणुओं के जुड़ने से पॉलीसैकेराइड है ये, पॉली, सब पॉलीसैकेराइड पढ़ रहे हैं हम, इंपॉर्टेंट, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, सब पे क्वेश्चन है। अमीनो अम्ल की बात कर लेते हैं अब। अमीनो अम्ल क्या है, अमीनो अम्ल एक सूक्ष्म है, सूक्ष्म अणु है, और फिर जब बहुत सारे अमीनो अम्ल बनेंगे, मिलके बनेंगे तो वो प्रोटीन बनाएंगे, और प्रोटीन एक वृहत अणु है, ये दिमाग में बात जान लो। अब अमीनो अम्ल होते क्या हैं, अमीनो अम्ल क्या है, NH2, नाइट्रोजन, अमोनिया और कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसमें पाया जाता है, ठीक है। 2 प्रकार के क्रियात्मक समूह है इसमें, ये पूछ सकते हैं सवाल, अमीनो अम्ल के अंदर कौन से क्रियात्मक समूह है, एमीन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं इसके अंदर। 2 क्रियात्मक समूह है, एक तो अमीनो समूह और एक कार्बोक्सिलिक समूह, ठीक है। अच्छा, अमीनो एसिड्स कैसे होते हैं, फिर से एक बार सवाल इंपॉर्टेंट, अमीनो अम्ल को उभयधर्मी आयन या ज्विटर आयन कहते हैं, क्यों, ये आंसर लिखा हुआ है, लिख लेना, मैं समझा देती हूँ क्यों होते हैं। क्योंकि अमोनिया की जो अमीनो अम्ल की संरचना है वो कुछ ऐसी है, यहाँ पे H, यहाँ पे R, ठीक है। अमीनो अम्ल जो होते हैं उसमें एक कार्बोक्सिलिक समूह है और एक एमीन समूह है। इसमें क्या होता है, ये दोनों बेचारे भयंकर दानवीर है, भयंकर वाले। कई बार जब अमीनो अम्ल को जरूरत पड़ती है तो ये हाइड्रोजन आयन यहां से निकल के यहां पहुंच जाता है और क्या बना लेता है, NH3CHRCOO-, ठीक है। ऐसा ही ये भी करता है, जब वापस इसके पास कमी हो जाती है वापस भी दे देता है, बड़ा दानवीर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 2 प्रकार के चार्ज दिख रहे हैं आपको। कई बच्चे बोलते हैं मैम इस पे माइनस आना चाहिए, हम वो माइनस नहीं, हम इलेक्ट्रॉन के हिसाब से चार्ज नहीं लगा रहे, हम अमोनिया आयन के ऊपर प्लस चार्ज होता है उस हिसाब से लगा रहे हैं, और इधर ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज होता है। तो अभी एक तरफ यहाँ माइनस चार्ज है, एक तरफ यहाँ प्लस चार्ज है। ऐसे आयंस जिसमें दोनों चार्ज यानी कि प्लस और माइनस एक साथ दिखते हैं उसे हम कहते हैं ज्विटर आयन। तो अमोनिया दोनों तरह से अमीनो अम्ल दोनों तरह से बिहेव करता है, कभी कभी ये अम्लीय प्रकृति भी शो करता है, कभी कभी ये क्षारीय प्रकृति भी शो करता है, ये भी लाइन ऐड कर देना, कभी यह अम्लीय और कभी यह क्षारीय, दोनों प्रकार की प्रकृति को प्रदर्शित करता है, इसीलिए इसे उभयधर्मी आयन कहते हैं। अम्लीय प्लस क्षारीय दोनों प्रकृति होती है इसके पास, जरूरत पड़ती है तो ये इसको दे देता है, जरूरत पड़ती है तो ये इसको दे देता है, ठीक है। चले आगे, ये इंपॉर्टेंट सवाल था। नेक्स्ट की तरफ, आवश्यक अमीनो अम्ल। अब हमें प्रोटीन बनानी है, सारे अमीनो अम्ल प्रोटीन नहीं बनाते, केवल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल ऐसे हैं जिनसे हमारे शरीर में प्रोटीन बनती है। ये सवाल बन सकता है, याद रखें इसको, ठीक है। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल, एनसीईआरटी में एक जगह 21 लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, 20 होते हैं, ठीक है। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल ही प्रोटीन बनाते हैं, बाकी सब हमारे किसी काम के नहीं है। तो उस आधार पे हमारे पास 2 प्रकार के अमीनो अम्ल है, पहले जो आवश्यक होते हैं और दूसरे अनावश्यक होते हैं। यहाँ पे उल्टा सिस्टम है। आवश्यक अमीनो अम्ल किसको कहेंगे, सुनना अभी परिभाषा। ऐसे अमीनो अम्ल, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है,
सब पे क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, संश्लेषण शरीर नहीं करता, ऐसे अमीनो अम्ल जिसका संश्लेषण हमारी बॉडी के अंदर नहीं होता, जंतु के शरीर में नहीं होता, हमें बाहर से लेना पड़ता है, उसे हम कहते हैं आवश्यक। क्योंकि हमारे शरीर में नहीं बन रहा तो उसकी वैल्यू है, हमें याद ऐसे करना है इसको, नहीं बन रहा है इसलिए तो आपको चाहिए, तभी तो आपके लिए जरूरी है। अगर बन रहा होता तो हम कहते ठीक है मेरे पास भी बन रहा है, तेरी क्या जरूरत है, तो वो अनावश्यक होता है। आवश्यक क्या है? जो नहीं बन रहा है। तो आपके शरीर में जो नहीं बनता उसे हम क्या कहते हैं? आवश्यक या अनिवार्य अमीनो अम्ल कहते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण आपको ज्यादा याद नहीं करने, आपको उदाहरण याद करने इनके। ऐसे अमीनो अम्ल जिनका शरीर में संश्लेषण होता है वो अनावश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। अंतर पूछा गया है, मैं पहले भी बोल चुकी हूं, क्लास 11th में अंतर वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन और असेंशियल, देखो हिंदी में इसको इंग्लिश में क्या कह रहे हैं, असेंशियल और नॉन असेंशियल। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल लिखाए थे कि आवश्यक अमीनो अम्ल कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ल्यूसीन, लाइसिन ये आवश्यक है पर ये ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते, इंपॉर्टेंट ये रखेंगे। अनावश्यक वालों के आपको याद करने, मैंने आपको कुछ नाम लिखाए थे और इसके एग्जाम्पल और सूत्र भी लिखवाए थे। किसका किसका याद रखना है? जिसके एनसीईआरटी में है इसका याद रखना है, इसका याद रखना है। इसका क्या था? सिंपल सा मैंने आपको ट्रिक बताई थी, भाई अमीनो अम्ल बना लो। पहला तो यहाँ पे याद होना चाहिए मुझे, मेरे हिसाब से तो आप सबको, सबसे पहले ग्लाइसिन। ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट, अच्छा इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, सबसे सरलतम प्रकार का अमीनो एसिड कौन सा है? ग्लाइसिन है, सबसे सरलतम है ये, सरलतम। इस पे भी क्वेश्चन है, कार्बन, इधर हाइड्रोजन, इधर R और OH, ये हो गया हमारा ग्लाइसिन। अब इसी में थोड़ा सा चेंज कर दो, ग्लाइसिन में NH2, C, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3 लगा दो। अब ये CH3 आप नीचे भी लगा सकते हो, है ना, क्योंकि मैंने R यहाँ लिखा था इसलिए CH3 यहाँ लगाया है। अगर R नीचे लिखोगे तो नीचे भी CH3 लगा सकते हो, एक तरफ H एक तरफ CH3, CHO। ये कौन है? ये है आपका एलिनीन, ये याद करना है। ठीक है, सिस्टीन। हाँ, और तीसरा जो मैंने कहा था बेवड़ा है, क्यों बेवड़ा है? क्योंकि इसके आगे क्या जुड़ा हुआ है? तीसरा वाला है सीरीन। सीरीन में क्या करना है? NH2, C, यहाँ पे अल्कोहल जोड़ देना है, ये जोड़ दिया अल्कोहल, यहाँ पे H रहने दो, यहाँ पे COH, ये है सीरीन। सीरीन कैसा होता है? सीरीन होता है बेवड़े टाइप का, क्योंकि इसके अंदर अल्कोहल जुड़ा हुआ है। तो ये तीन आपको याद करने हैं, एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं। अभी एनसीईआरटी वाला डायग्राम भी मैं दिखाऊंगी। अब प्रोटीन की बात कर लेते हैं। अभी जस्ट मैंने कहा अमीनो अम्ल, ये ए मतलब अमीनो एसिड्स, है ना, अलग अलग प्रकार के देख लिए हमने, आवश्यक है, अनावश्यक है, जो भी है, जो हमारे प्रोटीन बनाते हैं। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल है जिनसे प्रोटीन बनता है, फिर से बोल रही हूं। अब ऐसे अमीनो अम्ल बार बार जुड़ के एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं जिसे हम कहते हैं प्रोटीन। बात समझ में आई? देखो, कार्बोहाइड्रेट किससे बन रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड से बनते हैं। ठीक है, मोनोसैकेराइड की यूनिट 2 से 10 या पॉलीसैकेराइड जो भी है। प्रोटीन किससे बनते हैं? अमीनो एसिड से बनते हैं, लेकिन इनके बीच में भी बॉन्ड दिख रहा है, ये धागा, वही माला का धागा। किससे बन रहा है भाई धागा? ये धागे के बीच जो बॉन्ड है उसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। सबके बॉन्ड्स याद करने हैं। कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ये सवाल बेटा बहुत आए हुए हैं, बहुत, इस चैप्टर से। ऐसे छोटे छोटे सवाल ज्यादा हैं इस चैप्टर में। एक पॉलीपेप्टाइड है, क्योंकि ये बार बार है तो पॉली लिख दो, और पेप्टाइड बन रहा है तो इसको क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। बंध कौन सा है इसके अंदर? पॉलीपेप्टाइड। और अमीनो एसिड्स के रेखीय श्रृंखलाएं हैं ये। ठीक है, अमीनो अम्ल के ऐसे जुड़ने से बनी है। 20 प्रकार के हैं, बात पहले ही बोल दी है, जिसमें से कुछ एग्जाम्पल आप याद कर सकते हो। देखो, एलीन कर लो, सिस्टीन, लाइसीन, जो भी आप याद करना चाहते हो। अब हमारे पास प्रोटीन 4 प्रकार के हैं, या प्रोटीन की श्रृंखला है। सवाल कोई भी है, या तो श्रृंखला पूछ ले या प्रकार पूछ ले, आंसर सेम रहेगा। 4 प्रकार के प्रोटीन है, कुछ नहीं। पहले प्राथमिक प्रोटीन, फिर द्वितीयक प्रोटीन, फिर तृतीयक प्रोटीन और चतुर्थ प्रोटीन। सिंपल सा फॉर्मूला। पहले वाले जो सबसे इजी प्रकार के हैं, ये कुछ नहीं है, ये ऐसे सीधे हैं जैसे कि हमने अभी अभी बनाए हैं इनको, सरल और रेखीय है। लेकिन ये वाले प्रोटीन हमारे कुछ काम के नहीं होते।
इनसे किसी भी प्रकार की हेल्प हमारे शरीर को नहीं मिलती। इसका एक अपवाद है, मतलब ये फंक्शनल नहीं होते, कुछ काम के नहीं है, ये पड़े रहते हैं बॉडी के अंदर, इनमें कुछ चेंज होता है उसके बाद ये हमारे काम में आते हैं। लेकिन इसका एक अपवाद मैंने आपको बताया था, इंसुलिन। इंसुलिन इसका अपवाद है। इंसुलिन प्राथमिक प्रोटीन होते हुए भी हमारे काम का है, ठीक है। तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में पेप्टाइड बंध जुड़ने से प्राथमिक स्तर का दर्शाता है। सबसे पहले हमारे पास, उसके बाद प्राथमिक हो गए, उसके बाद आ गए द्वितीयक संरचना। अब द्वितीयक संरचना कैसे बनी? द्वितीयक संरचना क्या होगा? प्राथमिक वाले प्रोटीन में, ये प्राथमिक प्रोटीन था, इसमें क्या होगा, कोई कॉइलिंग हो जाए, ऐसे मुड़ जाते हैं और अलग प्रकार की संरचना बना लेते हैं, उसे हम कहते हैं द्वितीयक प्रोटीन। अब ये मुड़ने की प्रक्रिया दो तरह से हो सकती है, वो देखेंगे अभी हम, एक अल्फा और एक बीटा शीट के बारे में, ठीक है। अमीनो अम्ल में केवल त्रिविमीय संरचना ही प्रोटीन क्रियात्मकता प्रदर्शित करती है। ये जब तक मुड़ेंगे तोड़ेंगे नहीं, ये हमारे किसी काम के नहीं रहेंगे। तभी जब इनमें त्रिविम संरचना बनेंगी, 3D बनेंगे ये, तभी हमारे लिए क्रियात्मक है, ठीक है। आ जाओ, अभी अमीनो अम्ल श्रृंखला में निर्धारित करते हैं और श्रृंखला मुड़ेगी और कहां पर लंबाई एक दूसरे से जुड़ जाती है। दो प्रकार के हैं, पहले है अल्फा हेलिक्स। इसमें क्या होगा, इसमें प्रोटीन ऐसे फोल्ड हो जाता है, ऐसे। अब ये फोल्डिंग कैसे हो रही है? ये तो फोल्डिंग खुल जानी चाहिए। देखो, ये अमीनो एसिड्स थे, है ना, इससे प्रोटीन बन गया, ये प्राथमिक प्रोटीन, ये रहा प्राथमिक प्रोटीन, ठीक है। अब इसमें कॉइलिंग हो गई, इस वाले में कॉइलिंग होगी, तो ये ऐसा हो गया। अब यहाँ पे आपको अमीनो एसिड्स दिखेंगे, यहाँ पे ऐसे, ये। अब ये अमीनो एसिड्स जो आपको दिख रहे हैं, ये क्या करते हैं, आपस में हाथ मिला लेते हैं। ये वाला अमीनो एसिड्स इससे जुड़ जाएगा, ये वाला इससे, ये वाला इससे, ये वाला आगे वाले से, ऐसे बॉन्ड बन जाते हैं, इनके बीच में बंध बन जाते हैं। अब ये बंध होते कौन से प्रकार के हैं? तो ये बंध होते हैं या तो हाइड्रोजन बंध, या फिर हमारे सहसंयोजक बंध, या फिर नॉर्मल पेप्टाइड बंध। 3 प्रकार के बंध हो सकते, सल्फर वाले भी होते हैं, लेकिन हमें नहीं लिखना, इतने बहुत है, ठीक है। आ जाओ, ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है और स्प्रिंग की तरह दिख रहा है आपको, स्प्रिंग की तरह ये, ठीक है। केराटिन, उदाहरण क्या है इसका? केराटिन। कहाँ होता है केराटिन? आपके केराटिन कहाँ होता है? बालों के अंदर, ठीक है, बालों के अंदर, नाखून के अंदर। बीटा शीट्स, बीटा शीट्स क्या है? 2 प्रकार की श्रृंखलाएं होती हैं और ये अमीनो अम्ल के शीट्स बनाती है। अब ये शीट्स कैसे बनेगी? देखो, सेम कहानी, ये अमीनो अम्ल है, ये अमीनो अम्ल की सिंपल प्राइमरी प्राथमिक प्रोटीन है। ये एक प्राथमिक प्रोटीन की ये रही श्रृंखला, दूसरे प्राथमिक प्रोटीन की ये रही श्रृंखला। 2 प्राथमिक प्रोटीन आपस में मिले और बीच में इनके है ही हमारे कौन? अमीनो एसिड्स, ये रहे, इनके मिलने से बन गया प्रोटीन। अब इसने तो क्या किया, अपने ही अंदर बॉन्ड बना लिए। इसने क्या किया, दूसरे को भी मिला लिया और बॉन्ड बना लिए, ऐसे ऐसे बॉन्ड बना लिए, ये बॉन्ड वही है, या तो हाइड्रोजन होंगे या सहसंयोजक। तो अब इसमें कैसे शीट्स बनी हुई है, ऐसी पतली पतली शीट्स, चद्दर की तरह। और ये कैसा है? ये स्प्रिंग की तरह है, तो इनको हम कह रहे हैं बीटा शीट्स, ठीक है। क्या हो रहा है इसमें? क्या हो रहा है, कार्बोक्सिलिक समूह और ऑक्सीजन के सामने वाली श्रृंखला। देखो, हमारे पास अमीनो एसिड्स की श्रृंखला आपको पता है, अमीनो एसिड्स का फॉर्मूला ये है ना, अभी पढ़ के आए हैं। अब इसमें क्या है, यहाँ पे भी अमीनो एसिड है, यहाँ पे भी है, तो इनके बीच में क्या होता है, जैसे ये अमीनो एसिड है और इधर किसी अमीनो एसिड का NH2 ग्रुप आ रहा है, तो इन दोनों में आपस में बॉन्ड बन गया। ये बॉन्ड मैंने ऐसे ही बना दिया है, मीन्स ऑक्सीजन, और ये देखो कह रहा है कार्बोक्सिलिक समूह के ऑक्सीजन और सामने वाले के अमीनो ग्रुप से बना है। यहां से वही H2O निकलना है इनडायरेक्ट वे में, यहां से एक OH निकलेगा, यहां से हाइड्रोजन, और ये बॉन्ड बन जाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, ऐसे ये मीनिंग कह रहा है। तो हाइड्रोजन बंध बन जाएंगे क्योंकि आमने सामने अमीनो एसिड्स है। नेक्स्ट है तृतीयक प्रकार के। तृतीयक प्रकार क्या होगा, जब द्वितीयक प्रकार के और कॉइल हो जाएंगे, है ना, ऐसे खिचड़ा बना देंगे और ये एक प्राथमिक, ये एक प्राथमिक और बीच में बॉन्ड बन गया, तो इसको हम बोलेंगे तृतीयक प्रकार के। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में त्रिविम वलन और घनी गोलाकार संरचना बन जाती है, ऐसे ऐसे प्राथमिक प्रोटीन ऐसे कॉइल हो गया, तो उसको हम बोल देंगे तृतीयक वाला। और चतुर्थ, उससे भी इजी, तृतीय वाले जो होंगे, ये तृतीय है, ये भी तृतीय है, टर्शरी, ये भी तृतीयक प्रोटीन है,
ये भी तृतीयक प्रोटीन है, इनके बीच में बॉन्ड बन गया ऐसे कुछ, तो इसको तृतीयक। जैसे एनसीईआरटी में ये दे रखा, देखो ये प्राथमिक में ये आपकी हेलिकल अल्फा वाली हो गई जो स्प्रिंग की तरह है, ये बीटा शीट्स हो गई, ये तृतीयक, और ये देखो 4 तृतीयक मिलके चतुर्थ बना दिए। ये सिंपल है प्राथमिक प्रोटीन कार्टून फॉर्म में। अब है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल क्या है? ये भी एक वृहत अणु है। क्या है ये? वृहत। पहले ही हमने उदाहरण दे दिए थे कौन क्या है। तो ये वृहत अणु है। ये किससे मिलके बना हुआ है? ये न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना हुआ है। इसकी इकाई क्या है? न्यूक्लियोटाइड। मतलब जो मोती है, यहाँ पे जो माला के मोती है, वो मोती का नाम क्या है? न्यूक्लियोटाइड। लेकिन ये न्यूक्लियोटाइड अपने आप में फिर 3 चीजों से बना हुआ है। जो मोती है वो भी किसी और चीज से बना हुआ है, तो उसके बारे में हमें डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, वृहत अणु है जो किसी जीव के ऊतक में अविलय पाया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल कौन से है? हमारे पास 2 है, डीएनए और आरएनए। ठीक है, इन्हीं के बारे में हमें बात करनी है। यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। देखो आ गया, न्यूक्लियोटाइड के मिलने से बना है, तो क्या हो गया? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉली शब्द वहां ऐड कर दो जहां पे बहुत सारी चीजें हो, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीसैकेराइड्स और पॉलीपेप्टाइड के साथ समाविष्ट होकर किसी भी जीव के ऊतक में वास्तविक वृहत आणविक अणु होता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोटाइड, ये जो न्यूक्लियोटाइड है, ये जो हमारा मोती है, ये जो मोती है, ये खुद 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है। कौन सी है वो 3 चीजें? पहला शर्करा, और शर्करा कौन सी है इसमें? पेंटोज शर्करा। अभी पढ़ के आए हो पेंटोज शर्करा। शर्करा में टेट्रोज, ट्रायोज, टेट्रोज और पेंटोज, तो ये पेंटोज 5 कार्बन वाली शर्करा, कार्बोहाइड्रेट। पेंटोज शर्करा। दूसरा है हमारे पास नाइट्रोजनिक क्षार। नाइट्रोजन से बने हुए क्षार है हमारे पास, ये 2 हैं। एक तो प्यूरिन है और एक पिरिमिडीन है। प्यूरिन और पिरिमिडीन। और तीसरा हमारे पास जो है वो है फॉस्फेट। इन 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है। क्या क्या मिलके बना हुआ है? रिपीट करते जाओ। इन 3 चीजों से मिलके क्या बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड बोलते रहो भाई, साथ साथ आ जाओ। ये देखो, ये रहा हमारा डीएनए। ये डीएनए आपको शक्ल से लग रहा होगा रिबिन है, लेकिन इसकी हर रिबिन के अंदर एक एक न्यूक्लियोटाइड है। और ये न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है। क्या? पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनिक बेस और फॉस्फेट। सबसे पहले बात करेंगे हम नाइट्रोजनिक बेस की। नाइट्रोजनिक बेस 2 प्रकार के हैं, एक तो प्यूरिन और पिरामिडीन। अब प्यूरिन और पिरामिडीन मिला के हमारे पास एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन और थाइमिन है। इसमें जो 2 प्रकार के हैं, प्यूरिन और पिरामिडीन। प्यूरिन कौन है? प्यूरिन है आपके एडेनिन और ग्वानिन। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड में मिलने वाली शर्करा राइबोज शर्करा होती है। राइबोज शर्करा पढ़ी थी, मैंने कहा था डीएनए और आरएनए में हम इसकी बात करेंगे। आ गई है ये। अभी जब हमने शर्करा पढ़ी थी तो मैंने कहा था डीएनए आरएनए की बात करेंगे, तब इसको लेके आएंगे। ये आ गई है, ये रही। इधर 6 और इधर अंदर 5। अब ये 2 प्रकार की होती है। जो राइबोज शर्करा है वो 2 प्रकार की है। एक तो डीएनए में पाई जाती है, उसको डीऑक्सीराइबोज शर्करा कहते हैं, और जो आरएनए में पाई जाती है उसको राइबोज शर्करा कहते हैं। दोनों में फर्क क्या है ये बताने वाली हूं मैं। तो शर्करा हमारे पास देखो, प्यूरिन और पिरामिडीन 2 है हमारे पास। प्यूरिन किसको कहेंगे? एडेनिन, ग्वानिन को। और पिरामिडीन किसको कहेंगे? यूरेसिल, साइटोसिन और थाइमिन को कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा किससे मिलके बना हुआ है? पेंटोज शुगर से। जो हमने कहा कौन से प्रकार की है वो? राइबोज। जो मैंने आगे पेंटोज लिखा था ना, पेंटोज राइबोज ही तो है। पेंटोज का उदाहरण राइबोज पढ़ा था ना हमने जब पढ़ी थी शर्करा। ये 2 प्रकार की है। एक है, ये देखो, ये नॉर्मल पेंटोज शर्करा है जिसको हम राइबोज भी कहते हैं। क्या संरचना होती है इसकी? यहाँ पे 1 कार्बन, यहाँ पे 2, 3, 4, 5 और 6ठा कार्बन लटका हुआ है हवा में। ठीक है, एक और बना देती हूँ ऐसी, क्योंकि 2 प्रकार की बनानी है मुझे, दोनों में अंतर बताने वाली हूँ मैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है,
अब दोनों में अंतर क्या है, हम कह रहे हैं दो प्रकार की राइबोज शर्करा से न्यूक्लिक अम्ल बना होता है, क्योंकि न्यूक्लिक अम्ल भी दो है, आरएनए और डीएनए, तो दो प्रकार की शर्करा है। राइबोज शर्करा में क्या होता है कि यहाँ पे देखो एक OH है, यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे भी OH है और यहाँ पे H है। ये OH सब जगह जुड़ा हुआ है। ये है नॉर्मल राइबोज शर्करा। ये पाई जाती है आरएनए के अंदर। सुन लो ध्यान से, आरएनए के अंदर राइबोज शर्करा पाई जाती है और आरएनए की फुल फॉर्म क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। देखो राइबो आ रहा है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, क्योंकि इसमें राइबोज शर्करा है। ये पाई जाती है डीएनए में, पर इसमें फर्क क्या है, फर्क है एक, यहाँ पे इसके पास OH है, बिल्कुल है, यहाँ पे भी OH है, बिल्कुल है, यहाँ पे भी OH है, बिल्कुल है, लेकिन जो ये वाले से तो देखो नाइट्रोजन जुड़ जाएगा। देखो यहाँ पे है ना, अभी मैं आपको एक बात बताने वाली हूँ, यहाँ पे जो है ये जो पहले नंबर का कार्बन है ये हट जाएगा। जब डीएनए और आरएनए बनते हैं ना तो ये पहले नंबर का कार्बन हट जाता है, तो मैं इसको हटा देती हूँ क्योंकि मेरे को आपको बेसिकली उसको टर्म्स के हिसाब से बताना है। ये हटा रही हूँ मैं, है ना, और इसको नंबरिंग भी उस हिसाब से दे रही हूँ मैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, ऐसे ही ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। इसमें क्या होता है, यहाँ पे OH है, बिल्कुल है, लेकिन जो दूसरे नंबर का कार्बन है, जो दूसरे नंबर का कार्बन है उस पे सिर्फ हाइड्रोजन है, यहाँ पे OH नहीं है। ऐसा अब O नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन तो है, O नहीं है। O मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं होती है तो उसको बोलते हैं डीऑक्सी। तो ये कौन से प्रकार की है, डीऑक्सी राइबोज। राइबोज तो है ये भी, लेकिन कौन से प्रकार की, बिना ऑक्सीजन वाली डीऑक्सी राइबोज। और वो किस में पाई जाती है, डीएनए में। इसीलिए डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए, दोनों की फुल फॉर्म पता चल गई। ठीक है, जो बच्चे जिनको आरएनए और डीएनए की फुल फॉर्म नहीं पता है उनको भी फुल फॉर्म पता चल गई है। हो गया, अभी काम खत्म। ये क्वेश्चन बनता है कि डीऑक्सी राइबोज शर्करा को डीऑक्सी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके सेकंड नंबर के कार्बन पे ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, आ जाओ, ये रहा हमारा डीएनए। अगर आप इसकी डिटेल देखना चाहते हैं कि ये डीएनए कैसे बना है तो मेरी डिटेल क्लास देखें। हम वन शॉट कर रहे हैं तो मैं ज्यादा इसको डिटेल में नहीं करूंगी। अब मैंने कहा कि जो मोतियों की माला है उसमें मोती न्यूक्लियोटाइड है। अब न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजेनिक बेस और क्या, फॉस्फेट। अब वो न्यूक्लियोटाइड बना कैसे है, तो सबसे पहले हमारी पेंटोस शुगर आ गई जो राइबोज प्रकार की है। ठीक है, अगर डीएनए की बात करूं तो यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन होगा, है ना, ऑक्सीजन नहीं होगा। और हम डीएनए की ही बात करने वाले हैं मेनली। यहाँ पे पहले नंबर के कार्बन पे यहाँ पे जुड़ती है नाइट्रोजन बेस। जो नाइट्रोजन बेस की बात की ना हमने, एडेनिन, ग्वानिन, वो यहाँ पे जुड़ते हैं। तो वो कुछ भी जुड़ सकता है, वो एडेनिन भी जुड़ सकता है, वो ग्वानिन भी जुड़ सकता है। 4 प्रकार 5 प्रकार के हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। इनमें से कुछ भी जुड़ सकता है, इसलिए मैंने सिर्फ N लिख दिया है। ठीक है, इधर जो है ये पहला, ये दूसरा और तीसरा, तीसरे नंबर के कार्बन पे जुड़ती है फॉस्फेट। 3 चीजों से मिलकर बना होता है ना, पेंटोस शुगर हो गई, नाइट्रोजन बेस हो गया जो कोई भी हो सकता है, और फॉस्फेट ये आ गया। ये है एक न्यूक्लियोटाइड। ये क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है। ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड बार बार जुड़ेंगे। अब बार बार कैसे जुड़ेंगे, ऐसे, ये लो जोड़ के बता देती हूं आपको। ये रहा एक राइबोज, पेंटोस शुगर हो गई, ये हो गई इसका नाइट्रोजेनिक बेस। ये कुछ भी हो सकता है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, ये कोई भी एडेनिन, ग्वानिन हो सकता है। और इधर से ये जुड़ गया और इधर से फिर फॉस्फेट जुड़ जाएगी। तीसरे कार्बन और 5वें कार्बन के बीच में फॉस्फेट जुड़ी हुई रहती है। इधर भी देखो, तीसरा कार्बन, इसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां जो जिससे ये जुड़ा हुआ है, फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, इसलिए हमें 5वां नहीं दिख रहा है। यहाँ 5वां कार्बन है, ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा और 5वां यहाँ है बीच में, मान लो ये फॉस्फेट, फिर इधर तीसरे से फॉस्फेट। ऐसे करते करते लंबी लड़ी बनेगी। ये जो लड़ी दिख रही है आपको, ये वाली एक बता रही हूं मैं, ये ऐसे ही बनी हुई है। ऐसी की ऐसी दूसरी तरफ भी बनेगी, लेकिन दूसरी तरफ इसकी उल्टी बनेगी।
अपोजिट डायरेक्शन में। देखो यहाँ पे बता रखा है, एक ये देखो इसमें ऑक्सीजन ऊपर ऊपर है, ऐसे बन रही है, दूसरी वाली का देखो ऑक्सीजन नीचे है, ये ऐसे तो दूसरी ऐसे, है ना। एक 5 डैश से, जैसे ये 3 डैश से 5 डैश की तरफ चलती है, और ये वाली जो है इससे उल्टी चलेगी, ये 5 डैश और इधर 3 डैश, इधर उल्टा होगा। जैसे ये मैं एक राइबोस बना देती हूँ आपके लिए, ये देखो, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं उनके तो सर से ऊपर जाने वाला है, ये ऐसे। क्लास डिटेल वाली पढ़ना बहुत जरूरी, ठीक है, हो गया। अब राइबोन्यूक्लिक एसिड किस में पाया जाता है? आरएनए को बोलते हैं। डीएनए की बात कर ली, आरएनए हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड होता है, मतलब ये ऐसा ही होगा। अभी डीएनए बनाया हमने, डीएनए हमने क्या कहा? 2 है, देखो इसमें 2 रिबिन्स है, ऐसी बनी हुई। आरएनए में सिर्फ एक रिबिन होती है, ऐसी, बस ऐसा ही बना हुआ है, बना हुआ सेम है, लेकिन सिर्फ एक तरफ की रिबिन है, दूसरे तरफ की रिबिन नहीं होती आरएनए में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एक रज्जु की बोलते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये सिंगल स्टैंडर्ड है आरएनए। जीवित कोशिका में ये कहाँ पाया जाता है? ये केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। अभी अंतर भी बता रही हूं मैं, न्यूक्लियोटाइड की इकाइयों से बना होता है, और आरएनए में राइबोस शर्करा होती है। एक और अंतर है, एक तो राइबोस शर्करा का अंतर है, उसमें राइबोस पाई जाती है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस। इसके अलावा एक और फर्क है, जो नाइट्रोजेनिक बेस है, नाइट्रोजेनिक बेस मतलब एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। तो डीएनए में क्या होता है? डीएनए में थाइमिन होता है, जबकि अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है। ये आपको डिटेल क्लास देखनी पड़ेगी, बिल्कुल देखनी पड़ेगी, क्योंकि इतना हम वन शॉट के अंदर अभी नहीं जा पाएंगे, ठीक है। सुनो मेरी बात, अगर डीएनए में बात करें तो हम एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन, ये 4 नाइट्रोजेनिक बेस है जो हम ऊपर देख के आए। आरएनए में अगर हम बात करें, एडेनिन है, ग्वानिन भी है, साइटोसिन भी है, लेकिन साइटोसिन में थाइमिन की जगह यहाँ पे क्या होता है? यूरेसिल होता है। ये दूसरा अंतर है डीएनए और आरएनए में। एक अंतर तो इनकी शर्करा में है, दूसरा अंतर इनके नाइट्रोजेनिक बेस में है, ठीक है, ये यहाँ पे कह रहा है। अब ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, अभी अभी जिनके हाफ ईयरली एग्जाम हुए हैं उनके अंदर ये सवाल पूछा हुआ है। हालांकि ये 12th में पूछते हैं, लेकिन कहीं यूपी वाले पेपर में ये सवाल को इंपॉर्टेंस दी गई है। तो ये अंतर आप देख ले, क्या है? सबसे पहला अंतर कि डीएनए कैसा है? डबल स्टैंडर्ड है। आरएनए कैसा है? सिंगल स्टैंडर्ड है। इसके अपवाद भी हैं, अपवाद को एक बार के लिए आप छोड़ सकते हैं। ये एक वायरस है जो इसका अपवाद है, जिसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए ही पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हम कह रहे हैं आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है, लेकिन एक अपवाद है रियो वायरस, इसमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। पेंटोस शर्करा इसमें कौन सी प्रकार की है? डीऑक्सी, ऑक्सीजन की कमी है सेकंड नंबर के कार्बन पे। यहाँ पे पेंटोस शर्करा कौन सी है? राइबोस प्रकार की है। ये आने के चांसेस ज्यादा है भाई, स्पेशली यूपी वाले। पिरामिड, थाइमिन और पिरामिड कौन से हैं इसमें? एक तो थाइमिन है और साइटोसिन है। यहाँ पे क्या हो जाता है? थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है, ठीक है। अभी बोला अधिकांश जीवों में सभी कोशिकीय संरचनाओं में पाया जाता है। ये हमारा आनुवंशिक पदार्थ है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में डीएनए ही जाता है, आरएनए नहीं जाता, ठीक है। लेकिन आरएनए वायरस में आनुवंशिक पदार्थ होता है। कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिसमें डीएनए होता ही नहीं है, सिर्फ आरएनए होता है। तो अभी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फिर आरएनए ही जाएगा जब डीएनए है ही नहीं। तो ऐसे कुछ वायरस है, बाकी सभी में डीएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। यह आनुवंशिक सूचनाओं का संग्रहण करता है। आपके जितने भी लक्षण आपको दिख रहे हैं, काले बाल, गोरा शरीर, है ना, नीली आंखें, और जो भी गाने आपको याद आ रहे हैं, वो सब जो लक्षण आपको दिखते हैं वो डीएनए की वजह से दिखते हैं। डीएनए हमारा आनुवंशिक चीजों को या हमारे लक्षणों को प्रदर्शित करता है। आरएनए सिर्फ उसका हेल्पर है, इसका लक्षणों में योगदान है, वो मैं आपको 12th में पढ़ाऊंगी, लेकिन कुछ हद तक है, सिर्फ मैसेंजर है। ये डीएनए से क्या लक्षण उत्पन्न होना है, ये सूचना डीएनए आरएनए की मदद से भेजता है नेक्स्ट पीढ़ी में, ठीक है। तो वो चीज हम बाद में पढ़ेंगे, अभी आप इसको लिख लो सिर्फ कि आनुवंशिक सूचनाओं का संग्रहण करता है। जबकि कुछ जीवों में, जैसे कि वायरस में तो करेगा क्योंकि उसके पास डीएनए नहीं है। नियंत्रण साथ में सूचनाओं का वाहक करता है, और संरचनात्मक अणु कभी कभी एंजाइम बनाता है। ये एंजाइम बनाने का काम इसके हाथ में। लक्षण उत्पन्न ये करेगा, एंजाइम ये करेगा, ठीक है। तो ये अंतर लिख सकते हैं, मैं बार बार 2 तो स्टार लगा चुकी हूं।
अब है वसा, लिपिड्स। लिपिड्स क्या है, हम पहले ही बोल चुके हैं, लिपिड सूक्ष्म अणु है, ठीक है। किससे मिलके बने होते हैं ये फैटी एसिड से मिलके बने होते हैं। तो वसा हमारे पास जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर, ऑब्वियसली कार्बनिक पदार्थ है तो इन तीनों से मिलके बनेगी। हाइड्रोजन और इसका अनुपात भाई 2:1 नहीं होता, क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट में होता है। कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होती है, जबकि जल में अघुलनशील होती है। सारी फैट जल के अंदर अघुलनशील होती है, ये बात तो आपको पता ही होगी। जीव द्रव में 3 से 5% है। जल विरागी और चिकनी युक्त होती है। देखा होगा आपने फैट, मोम देख लो आप, ऑयल देख लो, सब स्टिकी होते हैं। कभी कभी लिपिड में फॉस्फेट, नाइट्रोजन और सल्फर भी पाए जाते हैं। इनके अलावा इनमें ये भी हो सकता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो है ही, तभी कार्बनिक पदार्थ है, लेकिन कभी कभी इसमें फॉस्फेट, नाइट्रोजन भी मिलते हैं। वसा हमारे पास जो है वो 3 श्रेणियों में बांटते हैं हम वसा को। सबसे पहली है सरल युग्मित, जिसको हम जटिल भी बोलते हैं भाई, जटिल वसा, और उसके बाद व्युत्पन्न वसा। सरल वसा में कौन आते हैं, अभी से सुन लो। सरल वसा में आते हैं वसीय अम्ल, मोम, जो आपको नहीं पढ़ना, सिर्फ याद रखना है कि मोम एक सिंपल लिपिड है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एक बार इसीलिए। और ग्लिसरॉल, ये सबसे सिंपलेस्ट वसा है, सबसे सिंपलेस्ट लिपिड है। वसा और लिपिड सेम होता है, ये बात मुझे लगता नहीं कि बताने की जरूरत है, हर जगह वसा और लिपिड दोनों नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं जटिल वाले। जटिल क्या होते हैं, जब सरल वसा में कुछ चीज मिल जाती है, अभी शॉर्ट में समझा रही हूं। जब सरल वसा के अंदर कुछ मिल जाता है, कुछ, अभी मैं कुछ शब्द लिख रही हूं, वैसे लिपोप्रोटीन होते हैं ना, लिपिड, ग्लाइको, कार्बोहाइड्रेट, ये मिल जाती है, तो उसे हम कहते हैं संयुग्मित। और व्युत्पन्न वसा, जब संयुग्मित वसा में और चेंज हो जाता है, इसके अंदर आते हैं आपके हार्मोन्स, स्टेरॉइड्स, ये आते हैं, तो उसे हम कहते हैं व्युत्पन्न वसा या डेरिवेटिव्स, ठीक है। एग्जाम्पल सबके लिख दिए, इसका एग्जाम्पल बता दूं, ये आपके एग्जाम्पल है ग्लाइकोलिपिड। देखो ग्लाइको जुड़ गया इसके साथ, था तो लिपिड, ये सिंपल लिपिड थी, इसके साथ ग्लाइको जुड़ गया तो ये संयुग्मित बन गई। आ जाओ, साधारण वसा में कौन आएंगे आपके, भाई एक ग्लिसरॉल आएगा और वसा आएगी, लेकिन साधारण वसा जनरली हमारे काम की नहीं होती, हमें उससे संयुग्मित वसा बनानी होती है। तो संयुग्मित वसा कैसे बनाएंगे अभी बात करेंगे। संयुग्मित वसा बनाने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं, या तो हम मोनोसैकेराइड्स बना ले, या डाइसैकेराइड्स बना ले, या ट्राइसैकेराइड्स बना ले। क्वेश्चन आया हुआ है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के पीछे भी है और बार बार पूछा हुआ है, इसलिए बता रही हूँ। ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं, ये क्वेश्चन आता है, इसकी परिभाषा मैंने नोट्स में लिख रखी है अच्छे से। ग्लिसरॉइड हाइड्रोजन दाता होता है। हाइड्रोजन दाता कौन है, ग्लिसरॉल है। और ऑक्सीजन दाता कौन है, OH दाता वसीय अम्ल है। होता क्या है सुनो, ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं, मेरी बात सुनना आप, ये मोनो, डाई और ट्राई तीनों समझा रही हूं। देखो सिंपल वसा तो सिंपल रहेगी, ये ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल, ये सिंपल वसा है, मैं पहले ही वहां पे लिख चुकी हूं। सिंपल वसा से कौन सी बनती है, व्युत्पन्न वसा बनती है, यानी कि डेरिवेटिव्स बनते हैं। अब ये जो सिंपल वसा है ये कई बार क्या हो जाती है, कंबाइन हो जाती है। अब कैसे कंबाइन हो रही है वो सुनो। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या है, CH2OH, 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 ये ग्लिसरॉल का फॉर्मूला है, ठीक है, ये ग्लिसरॉल है। इसके अंदर ये ग्लिसरॉल है, तीन एल्कोहल ग्रुप है इसके अंदर, ठीक है। वसीय अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, वसीय अम्ल होते हैं CH3, मैं इधर लिख रही हूं, इसका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो इस साइड लिख रही हूं, ठीक है, ये उल्टा लिख रही हूं मैं, आपको दिखाने के लिए उल्टा लिखना पड़ रहा है मुझे। ये है हमारा वसीय अम्ल। वसीय अम्ल क्या होते हैं, लंबी चेन होती है। अब मैं यहाँ पे देखो ये लिख रही हूं, इसका मतलब है कि ये कितने भी हो सकते हैं, एन का मतलब ये कितने भी हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं। कई जगह पे यहाँ पे आर भी जोड़ा हुआ है, मैंने दोनों तरह से नोट्स में फॉर्मूला लिखा हुआ है, और यहाँ पे आ गया आपका CH3,
ठीक है, ये है एक वसीय अम्ल। क्या है ये? एक वसीय अम्ल। वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के मध्य जब बंध बनता है तो उसको बोलते हैं एस्टर बंध, एस्टर बंध। और इस प्रक्रिया को बोलते हैं एस्टरीकरण। क्या कहते हैं? एस्टरीकरण। तो वसीय अम्ल और एस्टर, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के मध्य एस्टरीकरण से क्या बनती है? फैट बनती है। अब देखो यहाँ पे 3 अल्कोहल है, अगर एक वसीय अम्ल को एक अल्कोहल से जोड़ दें, एक वसीय अम्ल को एक अल्कोहल से जोड़ दें तो उसको बोलते हैं मोनोग्लिसराइड। ऐसा कि ऐसा दूसरा वसीय अम्ल लगा दूं, दूसरा लगा दूं, ये लो, मैंने कहा यहाँ पे आर भी लिखा हो सकता है, ठीक है, दूसरा लगा दिया। जब दो वसीय अम्ल को दो अल्कोहल से जोड़ देते हैं, इसके पास जो समूह है ना दो, उससे जोड़ देते तो उसको कहते हैं डाइग्लिसराइड। अब अगर मैं तीसरे को भी जोड़ दूं, तीसरा, ये लो, तीसरा वसीय अम्ल ले लूं और इसको भी जोड़ दूं, ये ब्रैकेट है बच्चों, इसको भी जोड़ दूं तो 3 वसीय अम्लों को जब ग्लिसरॉल से जोड़ती हूं तो उससे मैं कहती हूं ट्राइग्लिसराइड। ट्राई का मतलब ट्राई, 3 ग्लिसरॉइड से जोड़ रखा है इसको, समझ गए? ट्राइग्लिसराइड क्या है? जब ग्लिसरॉइड के अणु में 3 वसीय अम्लों को अल्कोहल समूह से विस्थापित कर दिया जाता है, अल्कोहल को विस्थापित कर दिया जाता है तो उसे हम कहते हैं ट्राइग्लिसराइड। या सिंपल लैंग्वेज में बोल दो, ग्लिसरॉइड को 3 वसीय अम्लों से रिएक्शन करवाने पर एस्टरीकरण के द्वारा ट्राइग्लिसराइड्स का निर्माण होता है। पीछे क्वेश्चन है ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, ये रहा ट्राइग्लिसराइड। मोनो पूछ ले तो आपको बताया एक ही बताना है, डाई पूछ ले तो 2 ही बताने, और ट्राई पूछे तो 3। अब ये बनते कैसे हैं? इनके बीच में रिएक्शन हो रही है, H2O निकालना है, कुछ नहीं करना। क्या करना है? यहां से हाइड्रोजन, यहां से OH, यहां से हाइड्रोजन, यहां से OH, यहां से हाइड्रोजन, यहां से OH, H2O निकाल लो, 3 H2O निकल गए। क्या बनेगा? अब मेरे पास जगह की भारी कमी है, थोड़ा सा इधर बनाना था मुझे, चलो मैं कोशिश करती हूँ। ये क्या बचा है यहाँ पे? CH2, थोड़ा सा मैं बहुत छोटा छोटा लिखूंगी, आप मैनेज कर लेना। ट्राइग्लिसराइड बना रही हूँ, अभी ट्राइग्लिसराइड बना नहीं है, ये तो एस्टरीकरण हुआ, एस्टर बॉन्ड बन गया। एस्टर बॉन्ड क्या होता है? अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं एस्टर बंध, केमिस्ट्री में आता है भाई। CH2, अब यहाँ पे क्या बचा है? सिर्फ O, यहाँ पे CH2, यहाँ पे भी O बचा है, यहाँ पे CH2, यहाँ पे भी O बचा है, ये O बचा हुआ है सिर्फ, इधर से इधर जोड़ लो। अब इसका O मैं ऐसे लिख रही हूँ, देखो ये CO है लेकिन मैं इसका O ऊपर लिख रही हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है उधर, मैं एक और O लिखूंगी तो पीछे स्पेस कम हो जाएगा मेरे पास। इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ मैं, दूसरी तरीके से ऐसे लिख लेती हूँ। देखो मैं तरीका बदल रही हूँ, बात सेम ही है, तरीका बदल रही हूँ, बात सेम ही है। इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है CH2NCH3, यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। एक तो यार ये पेन कोई बचा ले मुझे इससे। CH2NCH3 बचा हुआ चीज लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, COCH2NCH3, ये है ट्राइग्लिसराइड और इसी को हम कहते हैं वसा, फैट, संयुग्म फैट, नॉर्मल। जो आप, क्योंकि मैंने कहा जैसे प्रोटीन, हमने कहा प्राथमिक प्रोटीन हमारे किसी काम के नहीं होते, वैसे हम जो फैट शब्द यूज करते हैं वो जनरली ट्राइग्लिसराइड के लिए यूज करते हैं। ठीक है, समझ गए? चलो आ जाओ, अब ये सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ है। अब है कुछ चीजें जो आपको याद करनी है। सिंपल वाली जो हमारे पास वसा है उसमें आपको याद करना है 2 चीजें। एक नाम याद करना है आपको एरिकनोडिक एसिड का, ये एरिकनोडिक एसिड जिसमें 20 कार्बन होते हैं, और एक पामेटिक का याद करना है आपको। पामेटिक लिखा हुआ नहीं है कि यहाँ पे, मैं लिख देती हूँ, पामेटिक एसिड, उसमें 16 कार्बन होते हैं। ठीक है, नोट्स में मैंने इन दोनों के फॉर्मूले भी लिख रखे हैं, ये आपको याद रखना है। इसमें 20 कार्बन है, ये एक फैट है, और इसके अंदर पामेटिक में 16 कार्बन है, ये आपको याद रखना है। ये ग्लिसरॉल है, ठीक है, ट्राइग्लिसरॉल प्रोपेन बनती है। हो गया, एस्टरीकरण से बनता है। इसमें कौन सा बंध आ रहा है? फिर से याद करा रही हूं, कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड, न्यूक्लिक अम्ल में
फास्फोडाइएस्टर और ग्लाइकोसाइडिक दोनों न्यूक्लिक अम्ल के अंदर, और वसा के अंदर एस्टर बॉन्ड, और प्रक्रिया को कहते हैं एस्टरीकरण। फिर से रिपीट करवा दिया है मैंने। अब है जटिल वसा। अच्छा, ये आपको एनसीईआरटी में दे रखा है। वसा दो प्रकार की होती है। कुछ ऐसी वसा जो रूम टेम्परेचर पे द्रव्य की फॉर्म में रहती है, जैसे कि तेल। एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है जिंजरी ऑयल। एक घी होता है। घी क्या होती है? घी संतृप्त वसा होती है, सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड। और ऑयल क्या होता है? असंतृप्त होता है। अब संतृप्त असंतृप्त क्या होते हैं? केमिस्ट्री पढ़ा है। संतृप्त वसा जिसमें सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं, असंतृप्त वसा जिसमें सारे बॉन्ड डबल होते हैं। अच्छी कौन सी रहती है? असंतृप्त वाली। ठीक है, घी हमारे लिए, बटर हमारे लिए थोड़ा सा नुकसानदायक है। जटिल वसा, जब सरल वसा में कुछ मिला दो। क्या मिलाना है? ग्लाइको मिला दो या प्रोटीन मिला दो। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मिला दो या प्रोटीन मिला दो, तो जटिल वसा बन जाती है। सरल वसा में जब क्या मिला जाते हैं? कुछ अन्य चीजें, जैसे ग्लाइको ग्रुप मिला दो, प्रोटीन मिला दो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? जटिल वसा। उदाहरण क्या है इसके? ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, प्रोटीन मिला दिया तो लिपोप्रोटीन बन गया। और सबसे बेस्ट एग्जांपल लेसिथीन आपको याद करना है। लेसिथीन ये कहाँ होता है? ये जहां होता है उसकी वजह से ही आपको इसको याद करना पड़ रहा है। लेसिथीन जो है आपको कहाँ मिलता है? आपकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर, कोशिका झिल्ली में मिलता है बच्चों, इसीलिए इसको याद करना है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और लेसिथीन का स्ट्रक्चर मैं आपको बताने वाली हूँ, अभी बताऊंगी। फिर है व्युत्पन्न, डेरिवेटिव्स। जब जटिल वसा और थोड़ी सी मॉडिफाइड हो जाती है तो फिर व्युत्पन्न बनती है। जैसे कि इनका जलीय अपघटन हो सकता है। स्टीरॉइड्स, जो मैंने कहा था, हार्मोन और स्टीरॉइड इसके एग्जांपल है। स्टीरॉइड्स क्या होते हैं? जैसे एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, आपके जो है वो स्टीरॉइड से बने होते हैं। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल है, पित्त अम्ल है, हार्मोन्स है, लिंगी हार्मोन्स, वही एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ये सारे ये इसके अंदर आते हैं। ये देखो, ये आपको एनसीईआरटी में कुछ डायग्राम दे रखे हैं। ये सारे मैंने क्लास में बना के दिखाए हैं। अब आपको बारी है आपको इसको करने की। उसमें ये रहा आपका लेसिथीन। कोलेस्ट्रॉल मैंने कैसे याद करना है इसकी ट्रिक बताई थी क्लास में, एक बड़ा घर छोटा घर करके बताई थी, तो आप उसमें से देख ले। ये आपके एडेनिन ग्वानिन है, सब आपको याद नहीं करने, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे ये ग्लाइसिन तो मैंने आपको आज भी करवाया है, ये तीन तो। ये आपको लेसिथीन जरूर याद करना है। ट्राइग्लिसराइड भी बता दिया अभी बना के, है ना। ये ग्लिसरॉल, ये फैटी एसिड्स, वसी अम्ल, ग्लिसरॉल, और ये ट्राइग्लिसराइड, ये सब कुछ दे रखा है आपको। कुछ इसमें से जो मैंने गोले लगाए हैं वो थोड़े से इंपॉर्टेंट है। और राइबोस शुगर, इनका एक बार के लिए आप छोड़ सकते हो। आ जाओ, अब है जीव उत्तक। तो जीव उत्तक में कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, उन प्रक्रियाओं को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस या मेटाबॉलिक प्रोसेस। हिंदी में उसको कहते हैं उपापचय। जीवों में जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनको उपापचय क्रियाएं कहते हैं, चाहे वो लैक्टिक एसिड बनना हो, कुछ भी बनना हो। तो दो प्रकार से हम इसको निर्धारित करते हैं, उपापचय क्रियाएं कहते हैं इनको, या उपापचय पथ कहते हैं। श्वसन वाले चैप्टर में भी हमने पढ़ा होगा। ये दो प्रकार की होती है, एक तो होती है अपचयन और दूसरी होती है उपचयन। उपापचय को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। आगे भी प्रकाश वाले और श्वसन वाले चैप्टर में ये टर्म्स आएंगी। एनाबॉलिज्म आ चुकी है, मतलब क्योंकि हम तो पढ़ चुके हैं। कैटाबॉलिज्म, क्या होते हैं एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। सबसे पहले बात करेंगे अपचयन की, जिसमें चीजें क्या होती हैं, जुड़ती है। जुड़ना, दो या दो से अधिक चीजों के यौगिकों के जुड़ने से जब कोई चीज बनती है तो उसे हम कहते हैं जुड़ना या एनाबॉलिज्म। शरीर के अंदर की बात करें, बाहर नहीं, तपेले में नहीं करना है ये काम, है ना। तपेले के अंदर काम नहीं करना है, वो तो फिर रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी, जो इसको हम योगात्मक अभिक्रियाएं और विस्थापन अभिक्रियाएं, वो उनकी बात नहीं करनी, वो सब बाहर हो रही है। हम बात करें शरीर के अंदर होने वाली जीवित चीज के अंदर। तो जुड़ना, दो या दो से अधिक चीजों का जुड़ के बड़ा मॉलिक्यूल बनाना क्या कहलाता है, एनाबॉलिज्म या अपचयन कहलाता है। इसका उदाहरण क्या है, इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास प्रकाश संश्लेषण।
प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ये सब मिलके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। तो ये एनाबॉलिज्म है। सॉरी, उल्टा लिख दिया है मैंने हिंदी, थोड़ा सा करेक्शन इधर, ये उपचयन है बच्चों, मैंने उधर हिंदी उल्टी लिख दी है, हिंदी उल्टी लिख दी है। ये अपचयन है और ये उपचयन है। कुछ बच्चों को पता भी चल गया होगा और कुछ बच्चे तो लिखे ही जा रहे होंगे, मैम तो सही लिखती है। ठीक है, जुड़ना। अपचयन इसको क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म। एक होता है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या है, जिसमें टूटती हैं चीजें और टूटने से जनरली ऊर्जा निकलती है, जैसे कि श्वसन। श्वसन में हम खाने की भोज्य पदार्थों को, श्वसन वाला चैप्टर पढ़ चुके हो, ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी निकालते हैं। श्वसन एक कैटाबॉलिज्म मेथड है, अपचयन है। दोनों के एग्जाम्पल आपको याद करने हैं, बिल्कुल करने हैं, कोई इसमें, यहाँ पे दिया हुआ है दूसरी प्रक्रिया अपचयन होती है, इसलिए इसे अपचयी पथ भी कहते हैं। उपचयी पथ में क्या होता है, जैविक संश्लेषण होता है। ये है एना और ये है कैटा। अब है प्राथमिक और द्वितीयक तत्व। इस पे सवाल अंतर वाला क्वेश्चन ही आता है, तो मैं आज इसको अंतर वाले क्वेश्चन की तरह ही लेके आई हूं। दोनों में अंतर लिख दिया है, सिंपल सा है। प्राथमिक उपापचय, ऐसे उपापचय जो हमारे शरीर में, हमारे इन द सेंस मेरा हमेशा से मतलब सजीव से है, ठीक है, वो हमारे ऐसे बोलने में आता है, हमारे या जीवित शरीर में ऐसी चीजें जो हमारे काम की है, बन रही हैं, हमारे काम की है, जिनका हमें काम पता है कि ये हमारे क्या काम की है, जैसे ग्लूकोज है ना, प्रोटीन है, अमीनो एसिड्स है, ये सब हमारे काम के, उनको कहते हैं हम प्राथमिक उपापचय। उपापचय क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये बन रही है उन दो मेथड से, जो दो मेथड अभी हम पढ़े, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, यानी अपचयन और उपचयन। उन प्रक्रियाओं में कुछ ऐसी चीजें बनती है या टूटती है, टूट के बनती है, जो हमारे काम की है, तो उनको हम कहते हैं प्राथमिक उपापचय। उदाहरण लिख देती हूं मैं, ग्लूकोज, या ग्लूकोज की जगह आपका डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट भी लिख दो, कार्बोहाइड्रेट। उदाहरण प्रोटीन, प्रोटीन में अमीनो एसिड्स लिख दो, है ना, अमीनो एसिड्स जो बन रहे हैं हमारे काम के हैं भाई। लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, वही उपापचय में, मेटाबॉलिक रिएक्शन में कुछ ऐसी चीजें बन रही है जो बन रही है लेकिन हमारे शरीर के काम की नहीं है। उप उत्पाद भी जिसको कहते हैं, बायो प्रोडक्ट्स भी जिसको कहते हैं, बाई प्रोडक्ट भी कहते हैं, वो बन रहे हैं, या तो वो हमारे किसी काम के नहीं है, और अगर काम के हैं भी तो हमें पता नहीं है कि वो हमारे किस काम के हैं। ठीक है, तो जीवधारियों में जीवन के लिए आवश्यक नहीं होते ये, और लेकिन फिर भी इनका निर्माण हो रहा है। हम ज्ञानी अज्ञानी समझ लो हमें, कि अभी तक हमें पता नहीं चला कि ये किस काम के हैं। ठीक है, जैव रासायनिक परस्परों में जीवन में चलते रहते हैं। हम इस समय सभी जैविक उपापचय जैसे जीन प्राणियों में ये पाए जाते हैं, उनकी भूमिका का कार्य नहीं जानते, हम नहीं जानते। ठीक है, हमें नहीं पता ये किससे बने हुए हैं, जैसे कि रबड़ है, औषधि है, मसाले हैं, इत्र है, पर्णक है। ठीक है, हमारे अंदर भी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता। जैसे मैंने थोड़े दिन पहले एक हार्मोन का नाम लिया था, सोमेटोटोनिन, हमने कहा था हमें नहीं पता ये अभी क्या काम का है, कुछ काम इसके पता है, कुछ नहीं पता है। ऐसे ही पौधों में जो रबड़ निकलता है बाहर, जो औषधियां बन रही है, वो पौधे क्यों बना रहे हैं, देखो हमारे तो काम के, हम तो उसको काम में ले रहे हैं, लेकिन पौधा उसको क्यों बना रहा है, उसके क्या काम के, वो तो सीधा बाहर निकाल रहा है। रबड़ उसके लिए वेस्ट है, लेटेक्स उसके लिए वेस्ट है, फिर क्यों बना रहा है। तो हमें नहीं पता कि वो क्यों बनाए जा रहे हैं, उनके लिए वो वेस्ट होते हैं, हमारे लिए काम के हो सकते हैं। जैसे कोई वर्णक है, पिगमेंट है, किसी फ्लावर के अंदर कोई कलर निकलता है, मसलते हैं, तो क्या काम है उस कलर का, कि मसल रहे हैं तो कलर निकल रहा है। तो ये जो चीज है वो सेकेंडरी उपापचय में आती है, इस पे अंतर आ सकता है। उदाहरण हो गए, यहाँ पे आप जो हमने पढ़े हैं उनके बारे में लिख सकते हैं, यहाँ पे रबड़, मसाले और ये लिख सकते हैं। ये देखो आपकी बुक के अंदर कुछ सेकेंडरी दे रखे हैं, जैसे कि कैरोटीनॉइड्स, एथेनॉइड, मार्फिन, कोडीन, नींबू का घास, नींबू का जो ऑयल है, वो खुशबू है, वो पौधे की क्या काम की है, क्यों बना रहा है वो। ठीक है, तो रबड़ है, गोंद है, ये सब सेकेंडरी उपापचय। और भी उदाहरण यहाँ पे दे रखे हैं। अब है एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स जनरली प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम्स किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम्स की एक खासियत होती है, जो मैंने कहा, ये वैसे दोस्त होते हैं हमारी क्लास के अंदर, ऐसे वाले दोस्त जो शैतानियां करते हैं लेकिन टीचरों के नजरों में भी बहुत अच्छे होते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, बैठे रहते हैं और आसपास वाले बच्चों को ऐसे करते, यार ऐसे कर ले, यार ऐसे कर ले, खुद कुछ नहीं करेंगे, सब दूसरों से करवाएंगे। तो दिमाग तो इनका होता है लेकिन मार कोई और खा रहा होता है।
वो वाले हैं ये एंजाइम्स। ये क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं को, अब ये तो बात हो गई क्लास की, रासायनिक अभिक्रियाओं में कैसे योगदान दे रहे हैं, क्योंकि ये तो एंजाइम है ना, रासायनिक अभिक्रियाओं को ये उत्प्रेरित कर देते हैं, मतलब उनकी स्पीड बढ़ा देते हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं को जल्दी जल्दी करवा देते हैं। लेकिन ना तो इनमें खुद में कोई चेंज होता है, ना ये खुद उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, यानी भाग नहीं लेते। वही उस शैतान बच्चे की तरह कि आपको कह रहे हैं ये कर ले, टीचर की कुर्सी हटा दे, वो कर दे, लेकिन खुद कुछ नहीं कर रहे। तो ये खुद कुछ नहीं करते, ना ही किसी क्रिया में भाग लेते हैं, ये बस खड़े रहते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं में और उनकी गति को बढ़ा देते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, ये उत्प्रेरक कहलाते हैं। उत्प्रेरक, वही आपका जो शैतान दोस्त है वो आपका उत्प्रेरक है, आपको प्रेरित कर रहा है वो कि ऐसे कर वैसे कर, खुद कुछ नहीं कर रहा। वैसे ये एंजाइम्स है। विकर जैविक उत्प्रेरक होते हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं की गति और विशिष्टता को नियंत्रित करते हैं, परंतु स्वयं नष्ट नहीं होते, ना तो नष्ट होते हैं और ना ही इनमें कोई चेंज आता है। जब रासायनिक अभिक्रिया समाप्त हो जाएगी तो ये वापस अपनी जगह पे आ जाएंगे वैसे के वैसे। मतलब टीचर की मार पड़ी तो आप लोगों को पड़ी, इनका तो कुछ नहीं गया, ये अभी भी वैसे साफ सुथरे टीचर की नजरों में कि अरे ये बच्चा तो बहुत सिंसियर है, वैसे वाले हैं ये, ठीक है। नष्ट भी नहीं होते और ना ही इन पे कोई फर्क पड़ेगा। एंजाइम केवल जीवित कोशिकाओं में ही बनते हैं, अंत रासायनिक उत्प्रेरकों से भिन्न होते हैं, ठीक है। ये सिर्फ जीवित कोशिका में बनते हैं। आपको जैसे मैंने कहा कि अभी आप बोलो कि जो टूटना बनना है वो तपेले में करवा लो, लैब के अंदर बॉटल में करवा लो, तो वो उपापचयी अभिक्रिया है, नहीं, वो उपापचयी नहीं है। फिर वो क्या है, वो आपकी विखंडन और संयोजन अभिक्रियाएं हो जाएंगी। ऐसे ही एंजाइम सिर्फ जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। बाहर अगर आप उसको कर रहे हो, लैब के अंदर किसी चीज से ये करवा रहे हो, तो फिर हम उसको उत्प्रेरक कह देंगे, जनरल एंजाइम नहीं बोलेंगे, ठीक है। वो एंजाइम नहीं है। एंजाइम सिर्फ लिविंग थिंग में पाए जाते हैं। हाँ, आप लिविंग थिंग से इसको निकाल के काम में ले सकते हो, ठीक है। अब इनका नामकरण, नामकरण पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन क्योंकि चैप्टर का पार्ट है इसलिए पढ़ाना है मुझे। तो क्या बताया था आपको रूल कि जिससे भी ये प्राप्त होते हैं, जिन पदार्थों पे भी ये क्रिया करते हैं या जिसको भी उत्प्रेरित करते हैं, उसके आगे हम क्या लगा देते हैं, एज लगा देते हैं। या तो जिससे ये बन रहे हो, या जिस पे क्रिया कर रहे हो, या जिसका निर्माण कर रहे हो, उसके आगे एज लगा दो और एंजाइम का नाम बना दो। जैसे मान लो कोई एग्जांपल, यहाँ पे आपको नामकरण के कुछ दे रखे हैं, जो मैंने टेबल बना रखी है यहाँ पे, कैसे कैसे एंजाइम है। वर्गीकरण पे कभी क्वेश्चन आया नहीं है एंजाइम के। RBSC MP बिहार छोड़ दो, यूपी वालों में भी 1 या 2 बार कभी आ गया हो तो ठीक है, वरना नहीं आता एंजाइम पे, ठीक है। लेकिन हमें तो ध्यान रखना है, हमें तो सभी करना है। हालांकि ऑप्शंस मिलते हैं तो आप थोड़े से बेफिक्र रह सकते हैं। एंजाइम क्या है, सबसे पहले ऑक्सीडो रिडक्टेज, ऑक्सीजन रिडक्टेज। भाई रिडक्टेज अभिक्रिया सबने पढ़ी है, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होता है। तो ये क्या कर रहे हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं करते हैं। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं लैक्टेज। कोई उदाहरण देना है तो 1-2 याद कर लें, जैसे ऑक्सी रिडक्टेज थोड़ा सा सिंपल सा एग्जाम्पल है, नाम है, ये सब नाम है एंजाइमों के। ये है ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज क्या कर रहा है, एक क्रिया को दूसरी क्रिया में क्रियात्मक समूह में ट्रांसफर कर रहा है। जैसे कि NH2 को CH3 में कर दिया, CH2 को NH2 में कर दिया, क्रियात्मक समूह बदल देता है, ठीक है। एग्जाम्पल ग्लूटामेज, पायरुवेज, ट्रांसएसिटरेज। फिर है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस हाइड्रा, पानी से रिलेटेड, जल अपघटन की क्रिया करते हैं, जैसे जल का अपघटन कर रहे हैं, ठीक है। पाचक एंजाइम में ये होते हैं, जितने भी आपके डाइजेस्टिव एंजाइम है उसमें सब में हाइड्रोलिटिक। लाइसोसोम में भी होता है। आइसोमरेज, आइसोमरेज अभी पढ़ा, समावयवी, एक को दूसरे में बदल रहे हैं। मान लो ग्लूकोज को फ्रक्टोज में बदल रहे हैं, फ्रक्टोज को ग्लूकोज में बदल रहे हैं, तो उनको हम कहते हैं आइसोमरेज। एज लगाना है सबके आगे। ये रहा एग्जाम्पल, वही है यहाँ पे देखो, म्यूटेज, जैसे कि फास्फोहेक्सोस आइसोमरेज, वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल देता है। लाइजेज क्या करते हैं, जल की अनुपस्थिति में संयोजी बंधों को तोड़ते हैं, ये तोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल हिस्टिडीन। ये क्या कर रहा है, लाइगेज, ये इंपॉर्टेंट है थोड़े, इसको देख लें एक बार। लाइगेजेस क्या करते हैं, ये बंधों को जोड़ने का, मान लो आपको कोई चीज जोड़नी है, DNA जोड़ना है, तो DNA जोड़ने के लिए स्पेशली ये इसी काम में आता है। DNA के खंडों को जोड़ने के लिए लाइगेज, क्वेश्चन इसी नाम से आएगा अगर आएगा तो, कि DNA के खंडों को या बंधों को जोड़ने के लिए, किसी भी बंध को जो हम काम में लेते हैं वो क्या होता है, लाइगेज होता है। थोड़ा सा इसको एक बार देख ले।
ऊर्जा का उपयोग करते हैं ये, और क्रिया उत्प्रेरित करते हैं और बंध निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे कि लाइगेज, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, डीएनए खंडों को जोड़ने का काम, इसीलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 12th में भी काम में आएगा। अब है रासायनिक प्रक्रियाएं। अब हमने एंजाइम तो पढ़ लिया, हाँ एंजाइम को हम रासायनिक अभिक्रियाओं में काम में भी ले रहे हैं, लेकिन क्यों काम में ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास रीजन है तगड़ा वाला। देखो ये रिएक्शन है जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है, याद नहीं करनी, अगर एग्जाम्पल देना है तो आप दे सकते हो। अगर आपको पूछ ले कि एंजाइम क्यों काम में ले रहे हैं, तब आपको ये जो एग्जाम्पल है वो देना पड़ेगा। सिंपल सी रिएक्शन है, ये रिएक्शन है। एक और है, उससे भी सिंपल बता देती हूँ मैं आपको, ये आपको ध्यान नहीं देना है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाली रिएक्शन देखो, ये आपके लिए बिल्कुल सही है। ये देखो, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, प्रकाश संश्लेषण तो रिएक्शन लिखी है, उसमें एक एंजाइम काम में ले रहे हैं हम, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्रेज। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एनहाइड्रेज क्या है, एंजाइम है। जब हम इस एंजाइम को काम में नहीं लेते हैं, जब हम इस एंजाइम को काम में नहीं लेते हैं, तो ये CO2 प्लस H2O मिलके C2CO3 कार्बोनिक एसिड है। ये कार्बोनिक एसिड के सिर्फ 200 अणु बनाता है, सिर्फ 200 अणु पर मिनट, 200 अणु बना रहा है। अब जैसे ही मैंने इस एंजाइम को काम में लिया, ये 6 लाख, शायद कुछ 6 लाख के समथिंग आपकी बुक के अंदर रेशो दे रखा है, 6 लाख से ज्यादा अणु बना लेगा ये पर मिनट। तो आप देख लो कितना अंतर है, पहले 200 ही बना रहा था, अब 6 लाख के आसपास बना रहा है। तो क्या फर्क पड़ गया है, फर्क पड़ा है एंजाइम का। तो एंजाइम को हम काम में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रियाओं की गति बढ़ा देते हैं, सिंपल सा रीजन ये है। ठीक है, और वो भी बिना चेंज, आप इसको बार बार भी काम में ले सकते हो क्योंकि इनमें कोई चेंज आ ही नहीं रहा। अब एंजाइम के गुण, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल है, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस में भी पूछ सकते हैं। पहला, सबसे पहला, क्रियात्मक समूह विशिष्ट होते हैं। हर एंजाइम पर्टिकुलर है, विशेष है। ऐसा नहीं है कि किसी भी एंजाइम को किसी भी एंजाइम से आप किसी भी क्रिया में काम में ले सकते हो। जैसे कि हमने डाइजेशन पढ़ लिया है, ठीक है, चैप्टर पढ़ ही चुके हैं डाइजेशन वाला। मैंने कहा पेप्सिन, तो आपको पता है पेप्सिन किसका पाचन करता है, प्रोटीन का। ऐसा तो है नहीं कि पेप्सिन लिपिड भी पचा लेगा, न्यूक्लियस भी पचा लेगा, उधर दूध भी पचा लेगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। सबके लिए हमने अलग अलग एंजाइम पढ़े हैं। तो सारे एंजाइम्स विशिष्ट होते हैं, मतलब किसी विशिष्ट सबस्ट्रेट पे ही काम करते हैं। क्रियात्मक क्रियादर क्या होता है, जिस पे वो काम कर रहा है। जैसे ये रिएक्शन है, देखो इसमें ये दोनों क्या है, इनको क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हो आप केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, अभिकारक। इसी का दूसरा नाम बायो की लैंग्वेज में क्रियाधर है। ये क्रियाधर है बच्चों, सबस्ट्रेट कहते हैं इसको। और ये क्या है, ये उत्पाद है। ये तो सेम ही रहेगा, इधर वाले जो बनते हैं वो उत्पाद है, चाहे टूट के बने चाहे जुड़ के बने। इधर वाले क्रियाधर या अभिकारक होते हैं, इधर वाले उत्पाद होते हैं। तो ये क्या करते हैं, क्रियाधर पे विशिष्ट होते हैं। अब ऐसा नहीं आप इसकी जगह कोई और एंजाइम लगा दो तो क्रिया बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगी, विशिष्ट है। तो पहला, सबसे पहला रिएक्शन क्या है कि ये क्रियाधर विशिष्ट होते हैं। जैसे कि अगर यूरेज की बात करें तो ये क्रियाशील जो होते हैं वो अन्य पदार्थों के साथ क्रिया नहीं करेगा। आप ये वाला भी ले सकते हो, अगर आपको याद है, कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप, वो पाचन वाला भी ले सकते हो, गलत नहीं है वो। ठीक है, नेक्स्ट है सम्मिश्रण बनाते हैं। ये जब भी क्रिया करते हैं तो पहले ये क्या करते हैं, सम्मिश्र बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या होता है ये, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ यानी कि क्रियाधर के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, एक बीच का संक्रमण अवस्था बनाता है, जिसको हम बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन। क्या होती है ये जरा सुनो। जैसे कि मान लो ये कोई हमारा क्रियाधर है, ये क्रियाधर है, ठीक है, और ये हमारा एंजाइम है। अब ये विशिष्ट क्यों होता है एंजाइम, क्योंकि भाई ये इसी से जुड़ने के लिए बना होता है। जैसे इसमें लॉक एंड की वाला मैंने आपको बताया था कि एंजाइम लॉक की मेथड पे काम करते हैं, जैसा लॉक का डिजाइन है उसमें वैसी ही की जाएगी, इसीलिए विशिष्ट होते हैं, है ना। लॉक की मेथड समझाया था, ये ऐसा डिजाइन है, ये हमारा एंजाइम है। तो एंजाइम क्या करते हैं, पहले क्रियाधर से जुड़ जाते हैं, क्रियाधार यानी सबस्ट्रेट से जुड़ के एक चीज बनाएंगे, जिसको हम कह रहे हैं ये क्या है, ये क्रियाधार है और ये एंजाइम है। इसको हम कहते हैं ESC, फुल फॉर्म ऊपर लिखी हुई है।
एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, हिंदी में भी लिखा हुआ है एंजाइम क्रियाधर सम्मिश्र। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एंजाइम क्रियाधर सम्मिश्र क्या होता है? जब एंजाइम क्रियाधर से मिलकर एक मध्य संरचना का निर्माण करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ESC। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है, ये हो गया ESC बनता है। दूसरा, सांद्रता पे बहुत डिपेंडेंट करते हैं। एंजाइम को क्या चाहिए? क्रियादर चाहिए। अगर क्रियादर ज्यादा होगा तो अभिक्रिया बहुत ज्यादा, उत्पाद भी उतने बनेंगे। जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलेगा उतनी ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। जब क्रियादर ही खत्म हो गया तो प्रकाश संश्लेषण कैसे होगा? अकेला एंजाइम क्या कर लेगा? एंजाइम तो कुछ करता ही नहीं है, बस क्रिया की गति बढ़ाता है। वो खुद थोड़ी ना कार्बन डाइऑक्साइड बन के अभिक्रिया करवाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे क्रिया दर की सांद्रता बढ़ेगी, जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बढ़ेगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ेगी। ऐसे एग्जाम्पल से आप याद कर सकते हो। तो क्रिया दर भी बढ़ता है, लेकिन एक लिमिट तक। यहाँ पे भी लिमिट है, एक सीमा तक बढ़ता है। क्यों? क्योंकि हम प्रकाश संश्लेषण वाले में सीमा कारक इफेक्ट पढ़ के आए हुए हो आप, वो रीजन है इसका। लेकिन यहाँ पे हमें वो रीजन नहीं देना है। हम यहाँ पे देंगे कि भाई देखो, एंजाइम मान लो 100 है, 100 एंजाइम है आपके पास, और मैं कोई रिएक्शन करवा रही हूं, उस पे हमारा सबस्ट्रेट भी 100 है। ठीक है, तो भाई 100 सबस्ट्रेट और 100 एंजाइम मिलके 100 प्रोडक्ट बना रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं। ये बात समझ में आई? अब मैं बोलूं कि मेरे पास 100, मैंने सांद्रता बढ़ा दी, 200 कर दी। ये कह रहा है सांद्रता बढ़ाने पे क्रिया की गति बढ़ जाएगी, तो ठीक है, मैंने सांद्रता बढ़ा दी तो 200 एंजाइम भी लगेंगे। फिर 200 एंजाइम लगे और 200 उत्पाद बन गए। ठीक है, क्रिया की क्रिया विधि बढ़ गई, गति बढ़ गई। जो पहली लाइन में कह रहा है बढ़ जाता है, उत्पाद बढ़ गया। लेकिन तीसरी कंडीशन सुनो, सबस्ट्रेट 200 ही है, एंजाइम 400 है, तो उत्पाद कितने बनेंगे? पॉसिबल नहीं है ना। अब क्या आप ये वाले 400 से ये वाले 400 उत्पाद थोड़ी बनाओगे भाई, क्रियाधर ही कम हो गया। क्रियाधर ही जब नहीं है तो उत्पाद कैसे बनेगा? तो एक सीमा तक ही बढ़ेंगे। या इसकी दूसरी कंडीशन ले लो, देखो 200 मेरे पास सबस्ट्रेट है, लेकिन मेरे पास एंजाइम 100 ही है। अब इसको 200 उत्पाद बनाने के लिए मेरे को 200 एंजाइम लगेंगे। यहाँ पे 100 ही एंजाइम है, तो कितने एंजाइम उत्पाद बनेंगे? सिर्फ 100 ही बनेंगे मेरे बच्चों, 200 नहीं बन सकते, क्योंकि एंजाइम कम हो गया। एंजाइम भी तो चाहिए आपको। इसीलिए ऐसा नहीं कि आप इसको बढ़ाते रहो तो इधर बढ़ता रहेगा। एक समय के बाद इसको बढ़ाने के बाद ये नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इधर कमी हो जाएगी, एंजाइम कम हो गया, वो ESC संकुल ही नहीं बनेगा। तो क्या करोगे? अकेले एंजाइम तो चाहिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। देखो एक समय के बाद ऐसा आएगा कि आप अधिक वृद्धि कर लोगे, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर है संदमन। एंजाइम क्रिया का संदमन कैसे होता है? एंजाइम क्रिया को रोकने का काम कौन करते हैं? तो एंजाइम क्रिया को रोकने के लिए हमारे पास 4 प्रकार हैं। सभी एंजाइम, सबसे पहले तो है कि सभी एंजाइम प्रोटीन का विकृतीकरण करते हैं। एंजाइम कब फेल हो जाएगा? क्योंकि मैंने कहा कि एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं, तो अगर प्रोटीन को आप ज्यादा, हर प्रोटीन की एक एंजाइम की एक टेम्परेचर रेंज होती है कि 25 से 30 या 35 डिग्री तक एक एंजाइम काम कर सकता है, क्योंकि वो प्रोटीन से बना होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एंजाइम उच्च ताप पर निष्क्रिय क्यों हो जाते हैं? विकृतीकरण के कारण। ये शब्द लिखना है आपको, इसको प्रोटीन विकृतीकरण, क्योंकि एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं। हर एंजाइम या प्रोटीन एक तापमान की विशिष्ट परास पे काम करता है। जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो प्रोटीन नष्ट हो जाता है, जिस प्रोटीन से वो बना हुआ है ना, वो नष्ट हो जाता है। इसकी वजह से एंजाइम काम करना बंद हो देते हैं या नष्ट हो जाते हैं। ये प्रोटीन के लेवल पे भी पूछ सकते हैं कि प्रोटीन उच्च तापमान पे नष्ट क्यों हो जाते हैं। सेम रिएक्शन है, एंजाइम के लिए भी यही रीजन रहेगा, प्रोटीन के लिए भी यही रीजन रहेगा। क्वेश्चन बनता है भाई, आया हुआ है। प्रतिस्पर्धा निरोधन। अब कंपटीशन हो गया। मान लो आपके पास कोई एंजाइम है ना, वो और क्रियाधर है। अब एक क्रियाधर, मैंने कहा एंजाइम जो होते हैं वे विशिष्ट क्रियाधर होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, एंजाइम क्रियाधर ऐसे पदार्थों की उपस्थिति में रुक जाता है जो पदार्थ की आणविक अवस्था और रासायनिक संरचना में क्रियाधर के समान होते हैं। मैंने आपसे कहा लॉक एंड की मेथड पे काम करता है। आपका एंजाइम की आपका क्रियाधर ऐसी संरचना का है, ठीक है, तो उस पे एंजाइम आके जुड़ना है। उस पे एंजाइम कैसा जुड़ेगा? ऐसा, ये पक्का है।
अभी क्या है, यहाँ पे एक कॉम्पिटिटर आ गया है, वही सीट वाला मैंने आपको बताया। आप कोई कंपटीशन एग्जाम देना चाहते हो, सीट 100 है, कैंडिडेट 200 है, सबका मकसद एक है, उसी सीट को प्राप्त करना। तो ये क्या है, ये कंपटीशन है। तो यहाँ पे भाई ऐसा ही एक क्रियाधर है, ऐसा कि ऐसा कोई दूसरा आ गया यहाँ पे, ऐसा इसकी और इसकी संरचना समान है, तो ये क्या होगा, और इसकी गति ज्यादा है, तेज है, ये एडवांस है, मतलब ये पढ़ने में आपसे ज्यादा होशियार है, तो सीट फिर इसको ही मिलेगी। जो पढ़ने में ज्यादा होशियार होगा वही तो नंबर ला पाएगा। ये पीछे रह जाएगा और कौन जुड़ जाएगा इससे, ये जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे कंपटीशन हो गया। तो जब क्रियाधर के समान ही किसी रासायनिक पदार्थ की संरचना समान होती है, जो आणविक या रासायनिक रूप से क्रियाधर के समान होते हैं, तो फिर इसमें प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी, फिर ये जा जाके जुड़ जाएगा, जो हम बनाना चाहते हैं वो बनेगा ही नहीं, ये लटकता रहेगा। ठीक है, इसको प्रतिस्पर्धा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, देखो इंपॉर्टेंट चीजें बताती रह रही हूं मैं, ये शॉर्ट टाइप में पूछ सकते हैं कि प्रतिस्पर्धा निरोधन क्या है। इसका फेवरेट एग्जांपल है बहुत बार, मतलब मेलोनिक एसिड और सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस। मेलोनिक एसिड की संरचना भी ऐसी होती है, जैसे मान लो ये मेलोनिक एसिड है, और सक्सिनिक एसिड की भी संरचना ऐसी ही होती है, और इसका जो एंजाइम है वो भी ऐसा ही है। मान लो अब मैं एंजाइम कोई दूसरी डिजाइन का बनाती हूँ, ये लो, ये एंजाइम है, इससे आके ये यहाँ जुड़ना है, ये मेलोनिक है और ये सक्सिनिक है, और ये है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस। शॉर्ट में लिख रही हूं मैं, ये है। ठीक है, इससे नॉर्मली क्या होता है, सक्सिनिक अम्ल आके जुड़ता है, लेकिन सक्सिनिक अम्ल से तेज कौन निकला, मेलोनिक, क्योंकि इसकी संरचना ज्यादा है, ये आके जुड़ गया, तो हमारा तो काम ही नहीं हुआ, बनना क्या था बन क्या गया। तो वही मेलोनिक संरचना, मेलोनिक और सक्सिनिक अम्ल की संरचना समान होती है, जिसकी वजह से सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस से कौन जाके जुड़ जाता है, मेलोनिक अम्ल, और फिर हमें जो उत्पाद चाहिए होता है वो नहीं मिलता। ठीक है, निरोधन क्या है, फीडबैक निरोधन क्या होता है, इसको समझो। इसे एलोलास्टिक विभेदन भी, इसी नाम से भी पूछा हुआ है सवाल, एलोलास्टिक विभेदन। इसमें क्या होता है कि ये हमारा एंजाइम है, इससे कोई चीज आके जुड़ जाती है, ये जुड़ गई। अब जुड़ने से क्या होगा, ये जो है ये मॉडिफाइड हो जाता है ना, संरचना में इसके चेंज आ जाता है, और ये क्या करता है, ये क्या कह सकते हैं, अफवाहें फैलाने लग जाता है कि इसके जुड़ते ही ये कुछ ऐसा मॉडिफाइड हो जाता है कि ये बोलता है कि मैंने उत्पाद बना दिया, लेकिन उत्पाद बना नहीं होता। तो जैसे ही एंजाइम को खबर मिलती है कि उत्पाद तो बन रहा है, मतलब एक कंसंट्रेशन से उत्पाद बन रहा है, फीडबैक मैकेनिज्म मैंने आपको हार्मोन से समझाया था कि हार्मोन फीडबैक मैकेनिज्म पे ही काम करते हैं। आपके शरीर में अगर इंसुलिन हार्मोन है ना, अगर उसका लेवल कम होगा तो आपके ब्रेन में एक सिग्नल जाता है, तो इंसुलिन ज्यादा सिक्रेट होता है। अगर आपके बॉडी के अंदर इंसुलिन ज्यादा हो गया, नॉर्मल से ज्यादा हो गया, तो ब्रेन में एक सिग्नल जाएगा, वो उसको कम कर देगा। इसको कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। अब ये तो नॉर्मल बात हो गई, लेकिन यहाँ पे एक हमारा कौन राक्षस आ गया है। ये राक्षस क्या कर रहा है, झूठी अफवाह फैला रहा है कि आपके बॉडी में इंसुलिन ज्यादा हो गया है। वो एंजाइम से जुड़ जाता है, इंसुलिन से जुड़ के उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा देता है। ठीक है, तो भाई कंसंट्रेशन बढ़ गई तो ब्रेन में मैसेज जाता है कि इंसुलिन बहुत ज्यादा हो गया, ब्रेन उसको कम कर देगा। इसको कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म या एलोज। तो हेक्सोकाइनेज के साथ ऐसा होता है कि ये ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तित करता है। अब ग्लूकोज 6 पर जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की मात्रा बढ़ जाती है तो एक फीडबैक जाता है एंजाइम के पास कि भाई ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की मात्रा बहुत बढ़ गई है, अब मत बनाओ। तो हेक्सोकाइनेज उसको बनाना बंद कर देता है। दोनों तरह से काम करेगा ये, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। तो इसको कहेंगे एलोस्टिक। ठीक है, ये सब वही लिखा हुआ है, आप पढ़ लेंगे कि संतृप्त होती है, मुक्त नहीं बचता, और उपरांत इसकी अभिक्रिया में क्रियाशीलता बंद हो जाती है। ये सब संनमन। अच्छा, ये संनमन की परिभाषा, संनमन क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो एंजाइम की क्रिया को रोकते हैं या क्रिया कारक से जुड़ के एंजाइम की क्रिया को रोकते हैं, उन्हें संनमन कहते हैं। ये परिभाषा एक बार पूछी हुई है, ये लिख लो भाई, इसको नोट कर लो। जब रासायनिक एंजाइम से बंधने के उपरांत इसकी क्रियाशीलता कम हो जाती है, बंद हो जाती है, तो इस प्रक्रिया को संनमन, और ये काम जो करता है, जो विलेन है हमारा, उसे हम क्या कहेंगे, संनमक। और ये अभी जो हमने पढ़े ये सब संनमक थे। ठीक है, ये परिभाषा भी मैंने नोट्स में लिखी हुई है, स्टार लगा रही हूं, पूछ सकते हैं
ठीक है, एग्जाम्पल क्या दोगे, ये पुराने वाले, एक तो ये दे दोगे फीडबैक वाला और एक प्रतिस्पर्धा वाला। और भी मैंने एक दो बताए हैं डिटेल लेक्चर के अंदर, तो वो आपको डिटेल लेक्चर में, ये मैंने सिर्फ एनसीईआरटी के हिसाब से बताया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है विकृतीकरण और प्रतिस्पर्धा वाला, इस पे बहुत सवाल आए हुए हैं। ठीक है, मिलेंगे हम, क्योंकि हमारा भाई आज का वन शॉट खत्म हो गया है, खुशखबरी। और कैसा लगा आपको वन शॉट, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताएं। और नेक्स्ट वन शॉट में मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को